सर ये टॉपर्स बोलते हैं कि हर आंसर में डायग्राम बनाना है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और ये कंपलसरी भी है क्या? सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, तो इससे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कैसे इम्प्रूव हो सकती है? या नमस्कार मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। मेंस की तैयारी के लिए आप पाएंगे कि टॉपर्स के ढेर सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह प्रीलिम्स सेंट्रिक तो होते हैं, लेकिन मेन सेंट्रिक बातें बहुत कम होती है। तो इस पॉडकास्ट का, इंटरेक्शन का, इस सेशन का उद्देश्य है कि मेंस के बारे में उनकी रणनीति को समझा जाए और एग्जैक्ट प्रैक्टिकल टिप्स आपको दिए जाए, और एकदम लॉजिकल सिस्टमेटिक चर्चा कि यूपीएससी मेंस पेपर 1 तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पर ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी पूछ रहे हैं। जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवे की समाज पर असर, उसे कैसे हैंडल करें। So to tackle these kind of bouncers, I use one technique. I just take up Japan, industrialization, railway, whatever I know about it. Like इंडियन सोसाइटी के नाम पे सिंगल वर्किंग वीमेन, उनकी क्या समस्याएं हैं, बिटकॉइन की समाज पर क्या असर, फास्ट फूड का क्यों बढ़ रहा है उपयोग, बहुत सारे किताब के बाहर के ही जो प्रश्न आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें। This you should take it out of your own life experience. So why is someone going to a fast food industry even if he knows it is unhealthy? It is because of the untimely work hours. So we are working from in the IT industry. So we are working in untimely hours. So we cannot afford to cook at home. So it's better to go to a fast food industry. So these kind of examples that we get in our real life, that is how we have to write the society answers. मैंने उसमें 2-3 पॉजिटिव भी लिखे कि नाउ वी आर हैविंग सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, तो इट इज नॉट पॉसिबल। फिर उससे सर जो हमारी विमेन्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि स्नैक्स वगैरह बाहर से आ जा रहा है, तो दे आर फ्री फ्रॉम किचन नाउ। और मेंस जियोग्राफी में ऑप्शनल लेवल की जो चीज़ें पूछी जाती है, ऑरोरा बोरियालिस, फ्योर्ड्स क्या होते हैं, पुरवैया की मॉनसून पर असर, हाउ टू मैनेज ऑल दैट। क्योंकि ज्योग्राफी का बाउंसर अगर आया तो आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। कोई और सब्जेक्ट का आया तो शायद आप कुछ लिख दोगे वर्ड कनेक्शन करके, बट अगर पूछ लिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे इसका इम्पैक्ट क्या है, तो वेग आंसर अलग से समझ में आएगा। तो विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी हमने इंटरवीन किया है कि क्या सोशियोलॉजी लेने वालों को मेंस पेपर 1 में फ़ायदा होता है। सर पहला तो ये कि सोसाइटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर ऑप्शनल का एक अलग लेवल है और यहाँ पे जो है जीएस का एक लेवल है। अगर कोई 11th की एनसीईआरटी जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है, अगर वो भी उतना कोई अच्छे से पढ़ लेता है, तो विल गेट अ ब्रॉड आइडिया कि हाउ वी कैन राइट समथिंग टेक्निकल अबाउट द थिंग्स। या फिलोसॉफी ऑप्शनल के चलते जीएस पेपर 4 एथिक्स में फ़ायदा होता है। इसके पास फिलोसफी ऑप्शन नहीं था, बट स्टिल इसके मार्क्स मेरे एथिक्स से ज़्यादा है। और इसी प्रकार बाकी भी जितने पेपर्स हैं, GS2, GS3, GS4, फिर निबंध की रणनीति, क्या इस साल का पेपर प्रिडिक्ट किया जा सकता है मेंस एग्जाम के लिए, और लर्नर्स के डाउट। सर ये टॉपर्स बोलते हैं कि हर आंसर में डायग्राम बनाना है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और ये कंपलसरी भी है क्या? सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, तो इससे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कैसे इम्प्रूव हो सकती है? सर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन पता नहीं है, जैसे साइबरड्रोन प्रोजेक्ट हो गया या फिर मैकब्राइड कमीशन हो गया, तो उसको मैं अटेम्प्ट करूँ या छोड़ दूँ? और जो जीएस के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी भी है। पैराग्राफ में लिखें कि बुलेट में लिखें, हर जवाब में क्या इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। और हर एक व्यक्ति के पास सेम बुक्स हैं, तो बाकी लोगों से स्कोर इम्प्रूव कैसे करें। चैट जीपीटी, एआई कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। आपने फिजिकल नोट्स बनाए थे कि डिजिटल नोट्स बनाए थे, और मेंस के आपने जो नोट्स बनाए थे तो उसकी साइज़ क्या रही थी। तो इस 1.5 घंटे के सेशन में इन सभी विषयों पर बात हुई है, टू द पॉइंट बात हुई है, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। और इस आने वाली मेंस 2026 एग्जाम के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 या निबंध, अलग अलग भी आप उसकी कोचिंग ले सकते हैं। कंबाइंड 4999 में अवेलेबल है, और इसमें आप टॉपर्स के लाइव आंसर राइटिंग सेशन प्लस मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन ऐड करें, तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 8999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड muna.org। और जो विद्यार्थी 2027, 28, 29 के लिए प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं, तो केवल 16999 से शुरू हो रहे हमारे कोर्सेज, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ मिले। और साथ ही साथ CSE एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि प्रीलिम्स न क्लियर हो सके तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, प्रोवाइडेड की रेगुलर अटेंडेंस हो, रेगुलर मॉक टेस्ट आपने दिए हों और 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया हो। इन सब के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्यक्रम में मैं स्वागत करूंगा 2025 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के ऑल इंडिया रैंक 7 डॉक्टर AR राजा मोहिद्दीन, रैंक 10 उज्जवल साहब, रैंक 1717 चितवन साहब। आप तीनों का स्वागत है। ऑप्शनल में इनके बता दूं, सर एंथ्रोपोलॉजी,
सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी। आपसे पहले तो हम प्रश्न ये करना चाहेंगे, इस प्रीलिम एग्जाम के टॉप 5 अगर आप कुछ लर्निंग्स दे पाए, फिर हम मेंस में चलते हैं। One, I'd say you don't have to lose your calm in the exam. Your temperament is everything. Second is toughness is not in the say, exam paper, but in your mindset. So you have to be tough there to face papers like these. So my message would be for the beginners who have not given the 26 prelims but are going to be giving 27. So based on this paper, now your prep should not be aligned towards just current affairs. Static is still important. Polity static, even though it was not asked much this year, it is still very important. Maybe next year they can ask, so that is always there. So focus on your static as well as your current affairs. So don't just focus on current affairs. That would be the primary one. And second, I would like to just add what he said, be calm and composed. Because let's say the paper is very tough, then it is tough for everyone. That thing should be in your mind, that it is tough for every person. And the winner is one who is calm and composed. So be calm and composed. Try to do this by practicing a lot of mock tests in a pressure situation at your home itself. I will try to add कि now we need to आफ्टर सीइंग द पेपर 2026 का, सर मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा हमें मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड तैयारी करनी का स्टार्ट करना चाहिए अब, क्योंकि सर क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल भी आए हैं, इन्फरेंस बेस्ड आए हैं, वेयर हमें अब सोचना है कि हाउ वी नीड टू रिलेट वेरियस टॉपिक्स। सर दूसरी चीज़ ये कि इन क्वेश्चंस को देख के ये हमें नहीं करना है कि हम हमें मटेरियल्स पढ़ने हैं, क्योंकि सर हमारा जो अभी भी फाउंडेशन है वो बेसिक होना चाहिए, ताकि हम लोग उस पर यदि बिल्ड ऑन करेंगे तो जो डुएबल क्वेश्चंस है उसको हम कर सकें। और सर थर्ड थिंग कि सर इट इज़ एन एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा सर इसको ये नहीं लगाना है कि माई वर्थ इज़ रिलेटेड कि मैं ये एग्ज़ाम सॉल्व पास कर जाऊँ, तो जस्ट टेक इट एज एन एग्ज़ाम। तो इससे हम लोग थोड़ा काम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। जी, तो मित्रों प्रीलिम्स के ये लेसन्स थे। नाउ वी मूव टू स्पेसिफिक मींस की हम बातें करेंगे। सबसे पहले कुछ जनरल बातें कि यूपीएससी मेंस एस्पायरेंट के सामने अभी 5 बड़ी चुनौतियां क्या हैं? Top 5 challenges faced by the mains aspirant. The first challenge I would say is the time, sir, because it is similar short time as it was in 25 as well. And I faced the same issues that time as well, which is to plan properly these 2 months. I did not plan these 2 months much properly, and I focused a lot on GS rather than my optional. So it is necessary that you have a roadmap for yourself now for the next 2 months. That I would be saying is the first challenge. सर सेकंड चैलेंज एज टाइम हैज़ रिड्यूस बिटवीन प्री एंड मेंस, तो सर पहला चैलेंज तो मेरे एंड से अगर मैं होता तो यही दिखता कि सबसे पहले मुझे अपने सारे कंटेंट को कंसोलिडेट कर लेना है, ताकि वहाँ पे मैं चीज़ों को इंटरलिंक करके आंसर्स बना पाऊँ। सर दूसरा जो चैलेंज मैं फेस करता वो ये होता कि मैं किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव करूँ, सो दैट कि एक टाइम मैनेज भी हो जाए, स्ट्रक्चर भी मिल जाए, और लास्ट में जो हमने कंटेंट कंसोलिडेट किया है उसका कुछ हमें फ़ायदा मिले। एंड थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिसिंग अ लॉट एंड लॉट, ताकि आवर माइंड, आवर हैंड, एवरीथिंग गेट इन सिंक, और वहाँ पे हमें सोचना ना पड़े, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले से हो। Another challenge I would say is the overflooding of market with material, because the more material that comes in market, the more sleep you'll lose over that. You'll have to be very restrictive and selective on your sources and the material you study from. Another would be, I'd say, once there was a time where it was said that अगर आपने पूरा मेंस कंप्लीट कर दिया, सारे आंसर्स लिख दिए, तो आपकी इंटरव्यू कॉल एटलीस्ट आ जाएगी। बट टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन राइट्स अटेम्प्ट्स होल आंसर, सबको पता है डायग्राम बनाना ज़रूरी है, डाटा लिखना है, फैक्ट लिखना है, तो टू डिफरेंशिएट योर कॉपी फ्रॉम अदर्स is a very big challenge nowadays. Another challenge is the starting part, sir. Now, I think results will come in another 10 days. So many people will waste these 10 days focusing on the key. Now the key will also come. So they will look at the key, they will check marks. So even I did the same mistake, but I'm advising people not to do it. And this time, at least they can use to complete one paper at least. So I think they should do it. That is another challenge. जी, और डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि डिवाइडिंग टाइम बिटवीन पेपर्स हाँ। वाज वन ऑफ द चैलेंज। मित्रों यूपीएससी मेंस में 7 ऐसे पेपर होते हैं जिसके मार्क मेरिट में गिने जाते हैं। जीएस के 4 पेपर हैं, निबंध का 1 पेपर है, ऑप्शनल आपको 1 सिलेक्ट करना है जिसके 2 पेपर होते हैं। ये मेरिट में गिने जाते हैं, उसके अलावा लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो माय क्वेश्चन टू द टॉपर्स इज, इतने सारे पेपर्स हैं, उसमें किसको पहले प्रायोरिटाइज करें या कैसे डिसाइड करें कितना टाइम देना चाहिए? Sir, first thing is it also depends on our strength, sir.
So I knew that ethics was my strong point, and it is possible for me to get a very good score, and I got a good score. So that is what I prioritized, those papers in which I was pretty strong in, sir. Because in these 2 months, we, in my opinion, we cannot focus on focusing on the weak part and then increasing on improving the weakness. Rather, we can focus on strong points and improve our strong points to get more than 130 in ethics or more than 120 in GS2. If GS2 is their strong point, if they are PSIR, then for them GS2 might be a bit strong. So for them, they can focus on GS2. So focus on your strong points and try to focus a bit on the weak points just to improve that. To be precise, I'd say that essay, ethics and optional is where difference is made. Right. इन तीनों को ज़्यादा टाइम देना is a good decision. I'd say क्योंकि GS 1, 2, 3 में you'll see more or less marks की range same है. आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, 5-7 नंबर ऊपर नीचे होगा. But essay में you can score 150 also and 90 also. I know people who scored 70 in essay and they have scored almost 300 in their optional. So this is the range essay, ethics and optional which gives you. क्योंकि GS 1 to 3 का range इतना है नहीं. You should focus more on that according to me because these are the 3 subjects जहाँ से मेरे भी marks बने. सर मेरा प्रिपरेशन ये रहता फॉर दिस मेंस की, जैसा सर चितवन बता रहे हैं कि O2 E2 जो 2 ऑप्शनल और ऐसे एथिक्स पे तो फोकस करना होगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आते थे. उसके बाद सर मेरा ये था कि अभी जो स्टैटिक सब्जेक्ट मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़े हुए हैं उनको मैं लास्ट जब मतलब 1 मंथ बचेगा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी वगैरह उस वक्त पढ़ूंगा. जो नए टॉपिक्स हैं जैसे IR हो गया या फिर सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सारे जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनको पहले रिवाइज कर लूँ जो 2-3 महीने से नहीं पढ़े. तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि जो पढ़ा हुआ है उसको लास्ट के मंथ में वापस रिवाइज करूँ, जो नया है उसको अभी से रिविजन करना स्टार्ट कर दूँ. इसी के कंटिन्यूएशन में चितवन साहब जो आप बता रहे थे कि मार्क्स का डिफरेंस ये निबंध, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एथिक्स वगैरह डिसाइड करते हैं. हर बार हम अलग अलग जगह पर विद्यार्थियों की, टॉपर्स की ये बात होती है, इस बार GS में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इस बार मतलब GS3 में मार्क्स कम आ रहे हैं, GS2 में मार्क्स इस बार नहीं दिए हैं. तो तकलीफ यह है मित्रों कि संविधान ये कहता है कि UPSC का रिपोर्ट हर साल पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पर UPSC डेटा ऐसा देती है जो 2 साल पुराना होता है. तो इस साल कौन से पेपर में, मतलब 2025 साइकिल के मेंस एग्जाम में ऐसा कौन सा GS पेपर 1, 2, 3, 4 था जहाँ पर मार्क्स बहुत कंजर्वेटिव थे, एंड हाउ डू यू थिंक कि आप उसको इम्प्रूव कर पाते अगर आपको फिर से वो देना होता? From the last few years, the trend is seen GS 3 में marks उतने नहीं आ रहे हैं. मतलब एवरेज मार्क्स ही उसके 85 to 90 के बीच में. तो बिकॉज GS 3 में सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ़ अ चेकर इज चेकिंग GS 3, तो वन कॉपी वोंट बी checked by 6 or 7 people for example, but subjects ज़्यादा है. तो मे बी बिकॉज द चेकर इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी उस वजह से वहाँ मार्क्स नहीं आ रहे. बट टू इम्प्रूव अपॉन इट we can just decipher, say what I did was I introduced more case studies, some things which are attractive to look upon, some diagrams, some data facts. That is what I tried to do, but again it also didn't work so much well for me. So the GS3 is in, say, a dicey area where people are finding it difficult to score marks from the last 2-3 years, this year too. Same, sir. I would say GS3 again. I think all of us got in 90s only in GS3. Yes. So again, I think number one is the number of subjects is more, sir, and the possibility of asking different questions from what other than what we study is very high in GS3. So that is the issue. Like for example, in GS2, we just need to focus on 3 subjects: governance, polity, and your IR. But it's not the same in GS3. So that is the issue here. We are not able to focus on a lot of subjects in this 2 months. That is a major issue. उज्ज्वल साहब, इसको मतलब कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था GS3 को? सर GS3 के लिए मैंने यही एक ब्रॉड मतलब जो अपने परसेप्शन बनाई थी कि सर जैसे GS4 एथिक्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं 130, तो एवरेज 100 के आसपास जा रहा है. और यहाँ पे सर इन GS3 हाईएस्ट मार्क्स इज 100, तो एवरेज सर होगा बिटवीन 75 to 80 मार्क्स के बीच में. तो सर वो जो गैप है जो एवरेज और हाईएस्ट का, दैट इज सेम. तो मेरा यही टारगेट था कि मैं किसी भी तरह अपने मार्क्स को 90s के रेंज में ले जाऊं. तो मैंने उसी के अराउंड फोकस किया एंड मैंने सर GS3 पे काफ़ी इस बार मेहनत करने की कोशिश की. इन द वे आई टोल्ड कि मैंने फैक्ट शीट बनाने की कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा. मैं जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आ रहे थे तो आई मेड श्योर कि जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें मैं कुछ डायग्राम अपने एंड से ऐड ऑन करूँ ही करूँ.
उसके बाद सर इंटरनल सिक्योरिटी इज अ प्रिडिक्टेबल सेक्शन इन GS3। तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटीज के PYQs को कोशिश किया कि एटलीस्ट इनको अच्छे से थीम्स पे नोट्स बना लूँ ताकि ये टॉपिक्स मेरे गलत ना हो। सर बाकी जो करंट अफेयर्स से होगा तो उसमें तो थोड़े बाउंसर्स होंगे, तो फिर दैट जो हमने प्रैक्टिस की है, मॉक्स लगाए हैं, PYQ सॉल्व किए हैं, दैट विल हेल्प अस इन राइटिंग सच बाउंसर्स क्वेश्चन। And another thing to add on is the timing of GS3 as well, sir. You complete one essay paper, then one GS1, GS2 paper, and then there is just hardly 1 or 2 hours in that evening to revise. You have to get back to your home, then revise ethics as well. So that timing of GS3 is also, it is in between GS4 and 1 and 2. Yes. So that also is an issue, I feel. एब्सोल्युटली मित्रों, अब हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से सभी पेपर्स ऑफ मेंस उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, टीचर्स के रूप में हम आपको कई बार बहुत चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन टॉपर्स उन्होंने क्या क्या चीज़ें अमल की थी, उनके क्या अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज थी, वो जानने का, समझने का विद्यार्थियों को अवसर मिले, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम शुरू करते हैं यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 1। सबसे पहले प्रतीक सर, आप हिस्ट्री के कुछ चीज़ें पूछना चाहते थे टॉपर्स। नॉर्मली ये देखने को मिला है कि हिस्ट्री लोग प्रीलिम्स मेंस का साथ में ही करते हैं, बट देन देर आर 2 स्पेसिफिक एरियाज, वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री अराउंड। तो व्हाट वाज योर अप्रोच ओवरऑल, हिस्ट्री को लेके क्या अप्रोच था? एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत बार ऐसे सवाल आ जाते हैं। देयर वाज वंस अ क्वेश्चन पूछा गया था कि द जापानीज मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल व्हाट, एंड इट वाज वेरी लेट कमर अराउंड। तो इसका भी बाउंसर दिख जाएंगे। तो व्हाट वाज द ओवरऑल अप्रोच एंड स्पेसिफिकली टू वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप्स ऑफ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हाउ डू यू डील? या एक आया था कि इफेक्ट ऑफ रेलवेज यस विद रिस्पेक्ट टू यूरोप, और उसने Exactly. कैसे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को अफेक्ट किया है। तो मेनली हाउ डू यू अप्रोच, है ना? पहले एक कल्चर के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि एंशियंट मेडिवल से भी आ जाता है, और फिर मॉडर्न, और फिर वर्ल्ड के केस। But for history, one thing is for sure कि prelims और mains की तैयारी almost same होती है for some subjects, right? But difference is that again post independence or world history. World history में there are 2 kinds of question. One which everyone knows. For example, this year French Revolution आया था. Right. One, the type of question you said, Japanese industrialization and anything. So to tackle these kind of bouncers, I use one technique. I just take up Japan, industrialization, railway, whatever I know about it. Right. Because since I've prepared for mains, I know about world history, what was happening at that period of time. Meiji restoration हो रहा था, जापान इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर आज यू सी जापान इज इंडस्ट्रियल हब। तो इन जनरल भी किसी कंट्री को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना होगा, ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। तो वो पॉइंट्स उठा के मैं थोड़ा बहुत जो भी मेरे को जापान के बारे में पता था वो लिख के वो आंसर कंप्लीट कर देता हूँ, 1-1.5 पेज मैक्सिमम। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देता जो मेरे को नहीं आ रहा। राइट। बट वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड थिंग टू रीड अबाउट। पढ़ना एक बार चाहिए। ये बहुत गलत नोशन बन गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दो। बट वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग। एंड देन सेकेंडली वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड वो ऐसे की भी यस वेरी रीयूजेबल टॉपिक। So in these topics of particularly world history, sir, I restricted myself just to the PYQs. So whatever themes is there in the PYQs, I just read them and went, because I knew that the return on investment is not that high in world history. Like obviously we can go on and on reading about it, but what at most are they going to ask? One question. That is all it is. So in that question also, as he said, we can make up stuff. For example, the railways. Since he spoke about the industrialization, I'll talk about the railways question. We know what railways does to a country, what it helps in doing. So that could have been used. So we could have written some generic points there. Still, we could have gotten 3 or 4 marks, which is a very good marks. Other person, again, maintaining the cool and composure in the hall. Someone would have left that question. So we are still getting 3 or 4 marks more than that person. So this is what I did. And for stuff that is there both in pre as well as mains, now we have read the content, but we just need a template to write in it. Right. So I used a stakeholder approach for certain questions in history, like this movement NCM, how was it useful? So I used stakeholders, different various stakeholders over there. So these kind of templates we should have ready for history. सर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा अप्रोच ये रहा था कि आई सॉ द सिलेबस, वहाँ पे एक लाइन में, एक पॉइंट में सारे टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि सिंस 18th सेंचुरी। तो सर उन पे जो पीवाईज क्यों थे उनको मैंने देख लिया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1-2, डीकोलोनाइजेशन और कुछ कीवर्ड्स हैं उनको मैंने देख लिया।
उसके बाद सर उसके बेसिस पे जो पीवाईक्यू थे उनको मैंने एक बार देखने की कोशिश की, तो जनरली मैंने यही समझा कि सर इंसिडेंट्स जो है, इवेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा उनका जो फोकस था कि कॉजेज़ क्या थे, इम्पैक्ट क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये ब्रॉड आइडियाज़ मैंने बना ली सारे टॉपिक्स पे। और फिर सर जैसा सबने बोला कि मैंने कुछ कीवर्ड्स समझ लिए, कुछ मैप्स बना रखे थे कि सपोज़ साउथ ईस्ट का वो पूछते हैं, तो मैं एक ब्रॉड आइडिया दे दूँगा कि अच्छा मलय का एक बना कि यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे डच है, यहाँ पे फ्रेंच लोग हैं, तो हाउ द ब्रॉड आइडियाज़ आर गोइंग ऑन। तो इस तरीके से फिर एक अफ्रीका का मैंने मैप बना रखा था कि मैं एक ब्रॉड दिखा दूँगा कि यहाँ पे जर्मन्स थे, यहाँ पे ब्रिटिश थे, ताकि आई कैन राइट समथिंग रिलेटेबल इवन इन दोज़ टॉपिक जहाँ पे मेरे नोट्स नहीं हैं। मित्रों, अब यूपीएससी ये जीएस मेंस पेपर 1 में सेकंड प्रोमिनेंट सेक्शन इज इंडियन सोसाइटी। उसके साथ उसका पॉपुलेशन इश्यूज, कास्टिज्म, रिलीजन, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन, मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर। मेरा टॉपर से ये सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों में ये जो सोसाइटी वाला उसका मार्क्स बढ़ा दिया है। दूसरा प्रश्न थोड़े करंट सेंट्रिक कर दिया और वो भी ऐसे कि जो हमने उम्मीद ना की हो। कि एक बार पूछा बिटकॉइन की भारत के समाज पर क्या असर है, सिटी में काम करने वाली वर्किंग वीमेन को क्या प्रॉब्लम्स आते, बच्चों के साथ पेरेंट टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्रश्न आए। सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर सच क्वेश्चन की जो एक सिंगल बुक में तो कुछ मिलेगा नहीं। Sir, for society again, it's not something to be prepared. We are part of the society. So the first thing that one should be aware is we should write whatever is happening around us. It should be a bit personal, is what I feel. For example, this year they asked a question on how fast food industry is growing, even though we are being health conscious. We are health conscious at the same time, but this is also increasing. For this, you cannot find material anywhere. This you should take it out of your own life experience. So why is someone going to a fast food industry even if he knows it is unhealthy? It is because of the untimely work hours. So we are working from in the IT industry. So we are working in untimely hours. So we cannot afford to cook at home. So it's better to go to a fast food industry. So these kind of examples that we get in our real life, that is how we have to write the society answers. So I feel we have to bring a personal touch to each and every society answer to get good marks. That's true. You have to put yourself in the shoes of the stakeholder, which has been asked in the society, because more or less we are going to be a civil servant. We'll have to be aware about problems and issues with everyone. And moreover, issues society में आ जाते हैं दिमाग में. The thing which problematic thing is कि examples और keywords. तो this is where society के answers को edge मिल पाती है. फॉर एग्जाम्पल भाई मैकडोनलाइजेशन एक होता है, जेंट्रिफिकेशन होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं कि भाई मैकडोनल्ड चेंज इट्स मेन्यू जस्ट टू बी मतलब टू बी इन द मार्केट ऑफ इंडिया. तो दीज आर सोसाइटी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जो थोड़ा सा रटना पड़ेगा एंड बूम योर सोसाइटी आंसर्स विल बी बेटर देन एनीवन एल्सेस. ये सोसाइटी से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत पूछ लिया था. यू ऑलरेडी हैव इट्स नॉलेज, तो वहाँ यूज करने से अच्छा सोसाइटी के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो. To add on to keywords, sir, like for women-centric issues, there are keywords like pink collarization, glass ceiling, sticky floor syndrome. Like all these things we can use, and these things we can easily get using AI as well. We can ask them to give certain keywords that I can use in my society answer, and they give a good amount of keywords. So it is good to have them. उज्जवल साहब, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है, तो 2-3 प्रश्न है कि जब भी ऐसा एक सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा बढ़ता है जी, तो कोचिंग इंडस्ट्री में क्या जिनको कोर्स बेचना है वो कहेंगे सोशियोलॉजी लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है. तो आप कितना ओवरलैप देखते हैं? फर्स्ट थिंग. सेकंड, सोशियोलॉजी के ऐसे करंट अफेयर्स फॉर ऑप्शनल ऑल्सो एंड फॉर दिस सोसाइटी पेपर ऑल्सो, वो सब आप कैसे मैनेज करते थे? इसमें आप क्या देख रहे हैं जी? सर पहला तो ये कि सोसाइटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इधर ऑप्शनल का एक अलग लेवल है और यहाँ पे जो है जीएस का एक लेवल है. अगर कोई 11th की एनसीईआरटी जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है, अगर वो भी उतना कोई अच्छे से पढ़ लेता है, तो विल गेट अ ब्रॉड आइडिया कि हाउ वी कैन राइट समथिंग टेक्निकल अबाउट द थिंग्स. सर दूसरी ये थी कि जो आपने बताया कि सोसाइटी का वेटेज बढ़ रहा है, तो सर 2023 में सर मैंने क्या किया था कि आई रोट द आंसर्स, क्योंकि मुझे लगा कि जीएस का आंसर है तो इसको मैं बिल्कुल लेमैन या फिर जनरल पर्सपेक्टिव से लिखूंगा, बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए. तो सर इस बार मैंने एक चेंज की थी कि आई विल ट्राई टू कोट वन थिंकर, और सर वो थिंकर कोई बहुत हाई फाई नहीं होंगे, मतलब वो जो एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे ग्लोबलाइजेशन पे एंथनी गिडेंस को कोट कर सकते हैं, जीएस बूरे को वी कैन कोट इन कास्ट, डरकाइम को वी कैन कोट इन सुसाइड वाला क्वेश्चन. तो ऐसे मैंने कुछ सर प्री मेड नोट्स में एक एक डेफिनेशन रखी थी छोटी छोटी. उसके बाद सर सोशियोलॉजी ने हेल्प किया कि मैं कुछ कीवर्ड्स लिख सकूं, जैसे राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, फिर सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हो गया,
या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो बात हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो गई सर। बट अगेन वो चीज़ों को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी विल नॉट हेल्प। वो सर अगर हम टॉपर आंसर्स भी पढ़ते हैं तो उन्होंने वो चीज़ें यूज़ की हैं, वो कोई बहुत हाई-फाई सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सर एक मैंने वो किया और अगेन मैंने वहाँ पे जैसा सबने बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल्स निकलने की ज़रूरत है। तो सर जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया, तो उसको बहुत सारे लोग सर सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन में लेंगे कि यहाँ पे हेल्थ हैज़ार्ड है। मैंने उसमें 2-3 पॉजिटिव भी लिखे कि नाउ वी आर हैविंग सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उससे सर जो हमारी विमेन्स हैं, उनको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है कि स्नैक्स वगैरह बाहर से आ जा रहा है, तो दे आर फ्री फ्रॉम किचन नाउ। तो ऐसे कुछ 2-3 फ्री मतलब बेनिफिट्स उसके लिख दें। तो अगेन उसके लिए हमें अपने आप को उस स्टेक होल्डर समझ के आंसर लिखना पड़ेगा। और सर जैसे करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं कि मैरिज इज चेंजिंग, देन हमारे ऑनरेबल पीएम बोल रहे हैं वेड इन इंडिया, तो इस टाइप के कुछ जो कैची बातें हैं उनको मैं अपने सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर लेता था ताकि आई कैन राइट पॉजिटिव कंक्लूजन। एक जनरल स्ट्रेटेजिस्ट बता जाते हैं यूट्यूब पे कि यू शुड फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस। ज्योग्राफी में मुझे ऐसे लर्नर्स मिलते हैं जिनको वर्ल्ड में कंट्रीज नहीं पता है, इंडिया के रिवर्स नहीं पता, तो क्या डायरेक्ट अगर वो मेंस के लिए जाएगा तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखें। ग्लेशियर्स की बातें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, हिमालय की बातें हो रही हैं, रिवर सिस्टम में सीधा वाटर मैनेजमेंट पे चला गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पहले उसे ये सारी बेसिक्स प्रीलिम्स साथ में मेंस दोनों एक साथ करनी चाहिए या पहले मेंस ही करना चाहिए? एज अ टीचर मैं तो कहता हूँ कि दोनों साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। विदाउट वॉल्केनो, विदाउट प्लेट टेक्टोनिक आप आगे सारी चीज़ें अर्थक्वेक वगैरह भी नहीं समझ सकते। तो मैं तो समझा ही रहा हूँ, बट आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि क्या डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पढ़ना चालू कर दिया कि पहले आपने पोल्यूशन को सीखा, पहले आपने विंड सिस्टम सीखे? तो क्या ये इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए या सिर्फ पीवाईक्यू देख के मेंस के साथ की? क्योंकि पहले दिन से ही लड़ाई होती कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करना है। कैसे होगी फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग? तो मैं आपके भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोल रहा है लेकिन हो सकता है चलो और कोई बता दे मुझे। तो जैसे सर बात करें ना कोर्स बेचने के लिए, बट एज अ टीचर मैं कभी लर्नर का बुरा तो नहीं चाहूँगा। तो मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि इंटीग्रेटेड जाना चाहिए इसके लिए, पर्टिकुलर फॉर द ज्योग्राफी एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कुछ क्वेश्चंस आपको इधर भी दिख जाएंगे, आप बता भी नहीं पाओगे कि एनवायरनमेंट का है कि ज्योग्राफी का। फ्लड ड्रॉट अगर आ भी गया तो आप कह नहीं पाओगे कि यार ये तो ज्योग्राफी में क्यों आ गया। तो ये मेरा सवाल। सर ज्योग्राफी के लिए जो मैंने अप्रोच रखी थी कि सर प्रीलिम्स में क्या है कि वी नीड टू बी वेरी वेल अवेयर अबाउट जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे, या फिर कोई लैंडफॉर्म हुआ या क्लाइमेटोलॉजी में जो हमारे की एटमॉस्फेयर के लेयर्स कैसे हैं। तो सर मैंने ये अप्रोच रखी कि आई विल स्टार्ट विद द बेसिक, जो मुझे प्रीलिम्स में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि विच इज़ करेक्ट विच इज़ नॉट करेक्ट। फिर धीरे धीरे सर उस बेस पे हमारा आगे जो होगा बिल्डअप होगा। तो सर जैसे-जैसे हम लोग अगर हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ ली है, तो सर उसके बाद जब हम लोग मेंस में ये समझने की कोशिश करें कि हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द शेप ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड ऑल, तो वो सर तभी आ सकता है व्हेन वी नो कि व्हाट इज़ कन्वर्जेंट बाउंड्री, व्हाट इज़ डाइवर्जेंट, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो सर एक लेवल के साथ हमें इवॉल्व करना है। डे 1 पे सर मेंस नहीं हो सकता है। और सर सेकंड चीज़ यही होगी कि सर ज्योग्राफी टू एन एक्सटेंट अमंग ऑल द 4 सब्जेक्ट्स जो हम लोग ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं, काफ़ी साइंटिफिक है वो। तो इसमें सर हमें एनालिटिकल होने की ज़रूरत है। और सर यूपीएससी भी जो मेंस में क्वेश्चन पूछता है, इट इज़ टू अ लार्जर एक्सटेंट कि आप कितना एनालाइज़ कर पा रहे हो कि लैंडफॉर्म्स कैसे रिलेट होगी जियोलॉजिकल मूवमेंट से, या फिर फॉरेस्ट कैसे क्लाइमेट से इम्पैक्ट होगा। तो सर ये इंटीग्रेशन तभी आएगा जब प्रीलिम्स की बेसिक हमारी स्ट्रॉन्ग है। I would agree with what he said, sir. It should be, and same as what you said, it should be a combination of both pre plus mains. That too, initial few months, it should be pre, because the mains level, as you said, it is totally a different level. And a person immediately cannot start answer writing or looking at a mains question. First, the basic thing for a person who's new to geography is the 11th NCERT. So they should have done that thoroughly. Then they should move on to the mains question. So I agree with it. I'd say same that geography is one of the only subjects तो आप बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के नहीं लिख सकते, क्योंकि ज्योग्राफी का बाउंसर अगर आया तो आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। कोई और सब्जेक्ट का आया तो शायद आप कुछ लिख दोगे वर्ड कनेक्शन करके, बट अगर पूछ लिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे इसका इम्पैक्ट क्या है, तो वेग आंसर अलग से समझ में आएगा। तो विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्योग्राफी लिखना टफ है, बिकॉज मेंस इज मोर अबाउट लर्निंग एंड जस्ट रिप्रोड्यूसिंग। और ज्योग्राफी अगर लर्न करने बैठेंगे सिर्फ तो फिर तो डिफरेंस ही उम्र पूछ लग लिया, जाएगी। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिफरेंस पूछ लिया, आप फिर वहाँ पे तो बिना पढ़े समझे नहीं लिख सकते। ज्योग्राफी में ये
पिछले 3-1 साल से एक नया ट्रेंड चला है कि ऑप्शनल लेवल का कुछ हेवी वेट पूछ लेते हैं या रैंडम चीज़ें जो हमने कल्पना ना की हो कि पूर्वइया का क्या असर है या ऑरोरा बोरियालिस क्या है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट और उसके लिए क्या किया जा सकता है? इफ़ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड बहुत रेयरली ऐसा होता है जो हमने कभी ना सुना। ऑरोरा सुना हुआ था, प्योर्ट्स सुना क्योंकि हुआ था। प्रीलिम्स में आ चुका है वो। हाँ, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रिपरेशन और अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी वर्ड मेरे को नहीं लगता कि ऐसा आएगा जो नहीं सुना। अगर आ गया तो द लास्ट रिजॉर्ट इज उसको छोड़ दो भाई, क्योंकि अगर इफ अ सीरियस कैंडिडेट इज नॉट गेटिंग मीनिंग ऑफ दैट वर्ड 80% लोगों को नहीं आएगा। इट इज ओके टू लीव इट, बट कुछ ना कुछ तो आता है। fjord वैसे लैंडफॉर्म्स में पड़ता कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में टाइप ऑफ जब कोस्ट लाइंस जो सबमर्जेंस ऑफ कोस्ट लाइन में तो डैल्मेशियन fjord जब पढ़ा जाता है। Then also we should connect it with Norway. So what is Norway known for? So all these things we can do it, and obviously tourism we can write about that. We can go into. So we can connect something or the other. It is like they're asking to write about a stick. We'll connect a goat to it, and then maybe we'll write about it. It's the same thing. Yes, So we should go something like that. The same. We should not leave it. We should try to attempt it. सर यहाँ पे 2 तरीके का मैंने आइडेंटिफाई किया था कि एक तो आप अगर वर्ड ब्रेक डाउन करके कोशिश करेंगे तो जैसे विंटर डेमोग्राफिक मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी से था, तो यदि हम लोग पूरा वर्ड ब्रेक डाउन करें तो समझ में आता है तो कुछ रिलेटेबल लिख सकते हैं। और सर एक होगा कि मतलब बिल्कुल ही नहीं पता होगा, सपोज ऑरोरा बोरियालिस, वो या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे सर आई वुड सजेस्ट कि उस पे कुछ भी रिलेटेबल लिख दो, उस वो टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करें ताकि सर जैसे ट्विस्टर का क्वेश्चन था सर, तो उस साल मैं मेंस नहीं लिख रहा था बट मैं फॉलो कर रहा था, तो सर मुझे नहीं पता था बट व्हेन आई सॉ द ट्विस्टर ना तो मेरे दिमाग में वो इस तरीके का एक डायग्राम बना, तो इफ आई वुड हैव देन तो मैं वो बना कर आ And जाता। that is how a twister is actually. यस कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे पास है तो मेरे को ट्विस्टर भले ही नहीं पता पर मेरे को साइक्लोन पता है। मेरे को साइक्लोन क्यों आता है, कैसे आता है पता है, टोर्नेडो क्या है, डिफरेंस क्या है लो पता है। प्रेशर तो सिस्टम मैं बना के क्लैरिटी से कुछ ना कुछ लिख सकता यस Same. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर साहब। Yes. इन द प्रीवियस सेक्शन आपने बताया कि ऐसे लिखा पेपर 1 पेपर 2 यू आर एग्जॉस्टेड, 2 घंटे का सिर्फ टाइम मिला रिवीजन का, देन पेपर 3 इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं। नाउ यूपीएससी इज नॉट रिस्पेक्टिंग द सिलेबस बाउंड्री। फॉर एग्जांपल कि जून या जूनो नासा मिशन वो पेपर 3 साइंस टेक का मुद्दा एक बार पेपर 1 में पूछा, उसी तरह IRNSS सैटेलाइट सिस्टम जो पेपर 3 का मुद्दा पेपर 1 में पूछा, समटाइम्स स्मार्ट सिटी मिशन उधर भी पूछे इधर भी पूछे, तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? बिकॉज पेपर 3 का तो नहीं पढ़ा याद या रिवाइज नहीं किया, पेपर 1 पे पूछ लिया है। Sir, I actually I didn't prepare in this direction, but for future aspirants, I think they should be doing it. So maybe they can. Anyways, like just before that day, they would have some knowledge about 2, 3, and 4 as well. So even if the questions come, we should somehow manage to write it, sir. But as you said, this is a thing to think about because now the boundaries are blurring. They asked about, I think, civil servants in yes, GS1, which is generally asked in GS2. So I think we should somehow try to revise something or the other. But again, it is a bit difficult, sir, because our mind will be, if tomorrow is GS1, then I will be revising GS1 only. तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से हैबिट बना सकते हैं। इधर आने ही है, कभी फ्लड आ जाएगा, क्लाउड बस दोनों जगह आ जाएगा। है। रोबोट से बोल रही है मतलब we all मतलब if I'm writing GS1, I'm not a robot कि अगर मेरे को एकदम से GS4 दिखेगा तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। That is sort of a thrill of exam। कि अब मेरे पास GS4 आ गया तो मैं क्या लिखूंगा? चेकर को भी थ्रिल है, मेरे को भी थ्रिल है। Yes. तो मतलब इट इज जस्ट अ ह्यूमन थिंग टू हैव। ब्लरिंग बाउंड्रीज इज अ वेरी ह्यूमन थिंग टू हैव। एंड सर एनीवे अगर हमने सर सिमुलेट की है एग्जाम को तो हम लोगों ने एनी हाउ सारी चीज़ों को रिवाइज किया है कंप्लीटली, जस्ट We would have. तो वैसे हम लोग कर सकते हैं कि आवर माइंड शुड बी रेडी टू स्विच। और सर जैसे इस बार पब्लिक सर्विस एथोस का क्वेश्चन आया था तो सर मेरे 30 सेकंड बर्बाद हो गए, मैं पेपर वापस देख रहा था कि सही पेपर मिला है या नहीं मिला है। तो ऐसा था मतलब, तो वैसे के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि इंटरलिंकेजेस करनी पड़ेगी। नाउ वी मूव टू यूपीएससी मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन। पहला मेरा प्रश्न टॉपर से ये है कि जो पॉलिटी पूछा जा रहा है आजकल थोड़ा स्वाद बदल गया है। लाइक दे आर आस्किंग हम 2-3 साल पहले के कोर्ट जजमेंट, ये कैट के ऑर्डर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या दूसरा बोल दिया या आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या हुआ, सो मैनी थिंग्स। तो मतलब कैसे अप्रोच किया जाए, व्हाट डिफरेंट माइंडसेट या प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्रीलिम्स के अलावा? सर एक तो पॉलिटी में इस बार का जो क्वेश्चन था दैट वाज हाईली करंट अफेयर्स इम्पैक्ट था उन पे, जैसे कि यूएस के 2 क्वेश्चन थे कि यूएस पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी को लेके।
तो सर उसके लिए ये होगा कि हमें पॉलिटी को बियॉन्ड कि व्हाट वी आर रीडिंग इन स्टैटिक थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक अप करना पड़ेगा। सर फिर जैसे आपने बताया कि कैट पे क्वेश्चंस थे वो भी 2021 22 वाले, तो ऐसे क्वेश्चंस इन जनरली शायद हम लोग मिस आउट कर देते हैं। तो वैसे चीज़ों पे सर हमें थोड़े जेनरिक पॉइंट्स ही लिखने पड़ेंगे कि उसका ब्रॉड आइडिया क्या हो सकता है कि हाँ स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट आ सकते हैं, तो मतलब कुछ जो ब्रॉड आइडियाज़ हैं हमारे पास। और सर थर्डली पॉलिटी में व्हाट आई थिंक कैन वर्क फॉर पीपल इज कि अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक नॉलेज जैसे आर्टिकल्स मेंशन करने हैं या फिर उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अपार्ट फ्रॉम इट कि हमें यहाँ पे थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ता है कि यदि कोई कमिटी का रिकमेंडेशन है, तो दीज ऑल पॉइंट्स वी कैन यूज। I think reading newspaper is something which should be considered, sir, because I still remember there was preemptive pardon question was there. Yes. I started it with writing about the Joe Biden example of how he did it. So that will relate to the examiner more. Okay, so and that was the reason why they asked that question. So if we are hitting the reason why they asked that question, we will get good marks in quality. So I think now newspaper reading is something which is totally we cannot ignore it. So that is particularly for polity. पॉलिटी I'd say personally I think polity is the most predictable subject जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि you know every year you will get a question from judiciary, center state relation, elections और election commission और any body related. इन चार में से at least two questions you will get every year. Irrespective of fact इस साल जम्मू कश्मीर reorganization पूछा, बट सबको पता है वो सेंटर स्टेट का क्वेश्चन है। सेंटर स्टेट सबने पढ़ा हुआ है, जो सेंटर स्टेट के पॉइंट्स वो आएंगे, बट थोड़ी स्पेसिफिक नॉलेज ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में थोड़ा डिफरेंस है कि लैंड पुलिस कहीं पे सेंटर के अंदर ही आता है, स्टेट के अंदर नहीं आता। ये नुआंसेस पढ़ रहे हो तो पता होता है आपको, बट द लार्जर पिक्चर इज कि वो सेंटर स्टेट का क्वेश्चन है। करप्शन इन जुडिशरी का क्वेश्चन है, इस साल पूछे, अगले साल पूछे, प्रॉब्लम वही है, वे फॉरवर्ड वही है कि कहीं और का मॉडल लो, थोड़े ट्राई करो, एनजेक को थोड़ा रिफॉर्म करके लेके आओ। मोर और लेस पॉलिटी में पॉइंट्स सारे सेम है, जजमेंट सब लोग याद करते हैं, सबको पता है, और वो जो बेसिक थीम है वो सबको पता है। तो बाय दैट पॉलिटी, सॉल्विंग पॉलिटी इज अ बिट प्रेडिक्टेबल एंड इजी इन माय ओपिनियन। आफ्टर पॉलिटी देयर इज अ टॉपिक गवर्नेंस, जिसमें ये गुड गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, ई गवर्नेंस और साथ ही साथ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर हेल्थ, हंगर, वीकर सेक्शन, इश्यूज अफेक्टिंग बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इसमें कुछ तो बहुत सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल ही होता है फॉर स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। माय क्वेश्चन इज, जो बीच बीच में रैंडम फॉर्म आ जाते हैं, शुड वी गिव ऑटोनॉमी टू आईएम्स और नॉट, या फिर कि स्पोर्ट्समैन अपने देश के लिए खेलता है, उसको राज्य ने एक्स्ट्रा पैसा इनाम नहीं देना चाहिए। हालांकि आजकल ऐसी रैंडमनेस कम हो गई है, तो हाउ डू यू मैनेज द गवर्नेंस पार्ट ऑफ दिस पेपर? गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आई थिंक पेस्टल वर्क्स फाइन, क्योंकि पेस्टल से आप 5 पॉइंट्स गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में निकाल सकते हो। ऑल्सो द स्टेक होल्डर अप्रोच इज वेरी गुड थिंग टू टैकल गवर्नेंस सोशल जस्टिस क्वेश्चन। डेटा अगर आपको पता है, क्योंकि गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आए वो सॉर्ट ऑफ पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हेल्थ है उसमें, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, लिटरेसी और अपना स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, तो मोर और लेस यू हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट। आपको बस थोड़ा स्पेसिफिक डेटा लेके आना है, और पेस्टल लगा सकते हैं, फ्रेमवर्क कोई और कोई स्टेक होल्डर्स लेके आ सकते हैं, और सब में एक पॉइंट भी लिखोगे, यू विल ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर मोर पॉइंट्स इन योर हेड ओनली। तो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को आप किसी भी फ्रेमवर्क से देखेंगे तो इजीली कर सकते हैं। Another good thing to do in governance is I took good governance initiatives from the international level first, then the national level, then in any state if they're doing good, I was actively searching on that. So this kind of level-based thing can be done, sir, good governance initiatives. So that is one thing that we can do extra, and committee recommendations are very good to use here. So for that, I did that second ARC. That one was very useful actually. So these two things can be done extra. सर फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस मैंने भी यही किया था, मैंने कुछ थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, जैसे पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, मदरहुड को लेके जो इनिशिएटिव्स हैं इंडिया में फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, तो उनमें मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट्स बना रखे थे, कुछ एक आध कमेटी के रिकमेंडेशन कोशिश की थी कि मैं हर एक टॉपिक पे लिख सकूं। और सर जैसे ही वो मतलब आई यूज टू लिंक अप कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें स्टैटिक पार्ट हो जाएगी फ्रॉम दैट नोट्स, और यदि कुछ एग्जांपल्स मुझे मिल पा रहे हैं किसी आंसर में या चैट जीपीटी से, तो वहाँ पे मैं कुछ न्यू इनिशिएटिव्स या फिर कुछ ऐसा कोट कर दूंगा वहाँ पे। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू।
पेपर 1 में आप बोल रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक आध सवाल आएगा, सो आई विल थिंक ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट. Yeah, yes. So continuation of that, the third segment in paper 2 is international relation. I feel like there are 4 questions और 50 मार्क के आसपास कुछ बनता है हर साल. तो how would you cherry pick कि मुझे कितना तैयार करना है? Sir, for IR again, I think what we should be doing is we have to write IR based answers. So for that, the thing that happens is we are writing polity governance. So the same thing we will be trying to replicate in IR as well. But IR requires our understanding as well and what opinions of others are saying, what IR thinkers are speaking about. So these kind of things which should be written in IR, sir, giving opinions of the experts, IR experts. So these kind of things should be written over there. But it is a good place to score marks as well. Because if you have a good understanding of IR, then you can get a very good marks there. Because in this time, an overarching theme across 1, 2, 3, 4 was the protectionism done by USA. So that was a question in GS1 as well, 2, 3 as well. So that was an overarching theme. So if we identify these, again, newspaper reading will help. We should identify these themes and we should write opinion-based answers in IR, similar to the editorials that are being written. So this understanding people should have. Their answer should be differentiable from a governance answer, a polity answer, and an IR answer. सर IR is again that subject जहाँ पे which is highly impacted by current affairs. सर आज से 20 साल पहले यदि कोई इंडियन डील हुई होगी किसी कंट्री से तो लेस लाइकली है कि वो पूछा जाएगा. बट जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, दैट विल बी मोर लाइकली टू बी आस्क्ड. तो सर मैंने क्या किया था कि जितने भी रिसेंट इवेंट्स होते हैं, सर जैसे कि हमारे फेवरेट ट्रम्प, उनकी जितनी पॉलिसीज थी तो वो सारी मैंने एक बार कोशिश की थी कि मैं देख सकूं. फिर सर वहाँ पे आई ट्राई टू कोट बुक्स, जैसे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उनकी जो बुक थी इंडिया वे, तो देयर ही हैज कोटेड द आर्ट ऑफ डिसरप्शन. तो ऐसे मैंने कुछ कीवर्ड्स डालने की कोशिश की. फिर एक ब्रॉड आइडियाज ले ली थी कि अच्छा साउथ ईस्ट में क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, कैरिबियन में, बिकॉज मोदी जी हैज विजिटेड कैरिबियंस, तो वहाँ का मतलब एक ब्रॉड आइडियाज रखें कि हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन डिफरेंट फील्ड्स. और जो कि हमारे एडिटोरियल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में या फिर जो बुक्स में दे रखी थी जयशंकर सर की बुक में जो कुछ कीवर्ड्स थे, आई ट्राई टू कोट सच वर्ड्स जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, आत्मनिर्भरता, दिस टाइप ऑफ थिंग. चितवन साहब, इसके फॉलोअप में मेरा प्रश्न है कि करंट अफेयर्स में जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं बहुत सारी नई चीज़ें हो गई. अब एग्जाम खत्म होने के बाद हर एक्सपर्ट बोलेगा देखो तुमको सपना आ जाना, ये भी पूछ सकते थे, वो भी पूछ सकते थे. बट बिकॉज द टाइम इज हार्डली 2.5-3 महीने है, तो इफ यू हैड टू प्रिपेयर और रिवाइज दिस स्टेज, कैसे आप चेरी पिक करते कि मैं ये इतना. So for example, let's say हमारे टाइम भी ट्रम्प was very much in news. So what I did was मैंने 4-5 keywords उठाए. I can tell you right now also, plutocratic pluralism is one, bargaining diplomacy is one, and say Kindleberger trap was one, Thucydides trap was one. ये मैंने 4 वर्ड उठाए. अब ये US ट्रम्प के आसपास कोई भी क्वेश्चन आए, मेरे को ये 4 वर्ड उसमें डालना है, उसके आसपास जो मेरे को आता है मैं वो लिखूंगा. These are 4 specific keywords of IR related to that person and that area. ये मेरे को याद रहना है. अब and but और because सबको पता है कि Trump is fighting for tariffs, सबको पता है Trump does not see a country as a equal, he sort of bargain with them. Now I just have to pick the words, write a generic sentence, and those words and a diagram or a map will make my answer different. You can do it in anything. Strait of Hormuz, you can make a diagram. You can pick up 4 or 5 keywords and main issues क्या हैं, oil, trade, जो soft power है, जो people who are living there, इनको problem होगी. IR का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का for that matter of fact फ्रेमवर्क है. IR में आप मिलिट्री, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, डिप्लोमेटिक रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स और जो भी अपना ज्योग्राफी है, लैंड फॉर्म्स हैं, इन सब के ऊपर बात करते हैं. व्हाट आई डिड वाज मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा, मैंने कहा भाई प्लीज़, उसका PSI ऑप्शनल था, मेरे को 1-2 दिन में सब कुछ का एक रफ आइडिया दे दे और एक 10-12 वर्ड्स की लिस्ट बना के मेरे को दे दे. मैंने उनको घूंट के पी लिया और किसी भी एरिया का क्वेश्चन आता था मैं बस लिख देता था. 4 V's ऑफ इंडिया, विश्व गुरु, विश्व साथी, विश्व ऐसे करके 4 वर्ड्स थे. इंडिया डज नॉट प्लेस इट एज अ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर बट अ स्मार्ट पावर. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे. कुछ थिंकर्स के नाम याद कर लिए, मेनन सर हुए, एस जयशंकर सर हुए, 4-5 थिंकर लिए, उनको इंट्रोडक्शन में डाल दिया, मोदी जी के कोट्स को कंक्लूजन में डाल दिया, एक बेसिक मटेरियल तैयार किया एंड गिव मी एनी क्वेश्चन आई राइट इट. दैट वाज माय. Yeah, and identifying themes is easy in IR. Yes.
now we all know that Middle East is in news, and there will be a question for sure this year. Maybe even 2 I'm predicting, and that can be an overarching theme across 1, 2, 3 as well. In one geography, they can ask how it is affecting the mineral supply chain, maybe. So this is how we should predict, and it's not about us sitting and predicting. If someone is aware of what is happening, then Anyone. they themselves will know that this will be asked. तो मित्रों काफी इंसाइटफुल चीजें बात हुई पेपर 2 के बारे में. नाउ वी मूव टू पेपर 3. जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इट हैज मेनी सब्जेक्ट्स, सो लॉजिकली इसको जल्दी जल्दी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. अब फर्स्ट इज इकोनॉमी, और थोड़ा बहुत वो एग्रीकल्चर में भी एमएसपी वगैरह के नाम पे ओवरलैप होता है, लैंड रिफॉर्म्स में थोड़ा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. अब माय पर्सनल असेसमेंट इज दिस, 5 सवाल आते हैं, 3 रटे रटाए होते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, गरीबी, ये वो कर दो. फिर एक होता है उसमें थोड़ा आपको पुश करना पड़ता है, एक आध रैंडम पूछते हैं, वो लेबर सर्वे मेथड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और ज़्यादातर जगह पर पिछले 3-5 साल के इकोनॉमिक सर्वे की इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आसपास की बातें आप लिखे कैन हैंडल. दैट इज माय ऑब्जर्वेशन. पर चीज़ ऐसी है, टीचर अपना आदर्श और लिखे कुछ और ही, बट हाउ डिड यू प्रैक्टिकली गो अबाउट दिस सब्जेक्ट, दैट आई वुड लाइक टू नो. Yeah, तो GS3 में since I was from commerce background, इकोनॉमी थोड़ा सा मेरे को आता था ऑलरेडी, बट इकोनॉमी एग्रीकल्चर का वेरी सेम थिंग इज, वन, यू शुड नो डेटा, यू शुड नो द सोर्स ऑफ डेटा, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन विच कम्स apart from 1 or 2 is a predictable question, because inclusive growth is a theme, welfare scheme is a theme, then say agriculture में say fertilizers or seeds or some or the other type of production processes is a theme. So you just pick up body के लिए data and conclusion के लिए few committees, 5-6 committees हैं, उनको याद करो, उनके जो भी recommendations हैं write it in the conclusion. और बीच का part तो आपके नोट से आपको याद आ जाएगा. तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर इज मेनली बेस्ड ऑन डेटा, द केस स्टडीज एंड द कमिटी कंक्लूजन, क्योंकि वे फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक कंडीशन में एग्रीकल्चर में, तो वे फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जीएस पेपर 3 में हम इन्वायरमेंट में आते हैं. सबसे पहली चीज़ तो जो मैं लर्नर्स को कहता हूँ मेरे हिसाब से, कि आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ना है. आप पेपर वाइज भी चलें जैसा भी, इन्वायरमेंट के पहले एक बार ज्योग्राफी पढ़ लो, नहीं तो फिर वो पोल्यूशन वगैरह चीज़ें नहीं कनेक्ट हो पाती. एक बेसिक क्वेश्चन में पूछ लिया ओजोन होल, तो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, पोलर वर्टेक्स वगैरह कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो एक तो मुझे उस बात पे ओपिनियन जानना है. दूसरी चीज़, कभी कभी ना एकदम रैंडम चीज़, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ मेजर कीवर्ड, या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, वो अच्छा सबका कंक्लूजन बन सकता है. लेकिन इस बार 1-2 बार क्वेश्चन देखा कि उसमें एनजीओज का भी रोल पूछ लिया था, तो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं कई बार. तो ऐसी चीज़ों को कब आप कैसे हैंडल करें. तो पहला तो हमें ये डिस्कस करना है कि क्या एक्चुअल में ज़रूरी है क्या ज्योग्राफी पहले पढ़ना इन्वायरमेंट के पहले, और दूसरी चीज़ कि इस तरह की अगर कुछ भी रैंडम चीज़ आ जाए तो उस टाइम पे आप क्या डिसीजन मेकिंग. सर इन्वायरमेंट में जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जब हम लोग ज्योग्राफी के एंड पे पहुंचते हैं, जहाँ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट वगैरह, इकोलॉजी आ जाती है, वहाँ से इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो सर एक इंटरलिंकेजेस तो है वहाँ पे कि सर जैसे अगर किसी मेंस में क्वेश्चन आ गया कि ओजोन होल पे, या फिर डिफॉरेस्टेशन पे, या फिर कहीं वाइल्ड फायर है, तो वी कैन रिलेट इट विथ ज्योग्राफी की हाउ ज्योग्राफिकल फीचर इज इम्पैक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो वो तो एक बैक ट्रेसिंग से हम लोग कर सकते हैं. सर दूसरी चीज़ होती है कि इन्वायरमेंट में जब हम लोग प्री के लिए पढ़ते हैं, तो देयर आर 2 मेजर डायमेंशंस. एक होता है सर बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, स्पीशीज, और एक होती है सर हमारे जो COPs हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन. तो सर मेरा ये मैंने एक फिगर आउट किया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इकोलॉजी वाला, वो उतना रेलेवेंट नहीं है मेंस के लिए. तो मैंने वहाँ पे ये किया कि सर जितने भी हमारे COPs हुए हैं, UN इनिशिएटिव है, उसको मैं देख लूँ UNFCCC ने क्या किया, पंचामृत गोल्स, दी व्हाट आर द ग्लोबल प्लेज क्या हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, तो उनको मैंने प्रिपेयर किया. सो दैट कि सर सपोज कीजिए कि एक ऐसा कोई रैंडम कन्वेंशन पे क्वेश्चन आ गया विच आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, तो एटलीस्ट यदि वो, क्योंकि सर क्वेश्चन मेंस का कभी भी ऐसे रादर देन गिविंग डायरेक्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे के पूछा जाता है, तो यदि मैं उस कॉन्टेक्स्ट से भी लिंक कर सकूँ तो आई कैन राइट समथिंग रेलेवेंट. और बाकी सर वही मैंने सारे UN इनिशिएटिव्स को फॉलो किया. यहाँ पे अगेन जो हमारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से होती है, जैसे रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता, हाउ दे आर ट्राइंग टू कूनो नेशनल पार्क में क्या हो रहा है, केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने इंटरलिंक करके कोशिश की कि इनको यदि आए तो मैं लिख सकूँ पेपर में. तो एक बार ऐसे आया था गोसेनबर्ग प्रोटोकॉल आ गया, यस बट उसके आगे स्टेटमेंट में पोल्यूशन वगैरह को लेकर था, Yes, तो वो हाँ, कनेक्ट connect कर सकते हैं. Yes, sir. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर साहब,
बिकॉज ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन एंड हाँ सर ये जो साइंस टेक है, वंस व्हाट हैपन, विश्वेश्वरैया साहब का कंट्रीब्यूशन, स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन, बिफोर दैट दे वर नॉट आस्किंग, so we would not have prepared first. Then there was some question on blue LED, white LED. Once they asked something about cricket ka technology or some. yes sir. So how do you define the syllabus? How to go about it? Again, science and tech, I would put it under the category where return on investment is not that high. So again, what we should do is, based on PYQs, a bit of themes we should take it out, sir. For example, genetic engineering is a theme that is there presently. And recently there are two themes that are going. One is your quantum missions and quantum computing. Then you have your space. Then AI, obviously, blockchain and all those things together, we can take it as theme. So for all these broad themes, we have to see what is happening at the national level, at the international level, and what are the practical uses of these things in our real life. So these broad, we should look at it in a broader sense, not going in depth into science and tech, but look at it from a broader sense, so that whatever question comes under this ambit, we can take out those broad points and write it. So this is the strategy that I particularly followed, sir. And another useful tip is that they can look at the Nobel Prize concepts of this year of 26 or the last year, 2 years ka, so that if something comes from there directly, they can write it. आप तीनों में से जो भी इसको हैंडल करना चाहे, इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट टू डू अबाउट इट, और उसमें भी एक प्रश्न कि नक्सलिज्म तो ऑलमोस्ट एंड हो गया, सो व्हाट अदर टॉपिक्स नाउ यू कुड प्रेडिक्ट, क्योंकि पिछले सालों में तो ये था हर ऑल्टरनेट साल में कभी कभी सेम प्रश्न आ रहे थे. Internal security again is very predictable section, sir, in my opinion, because they keep on asking about cyber security or left-wing extremism and all these things. So, and the content is also pretty easy. As he says, we have to have fixed data for it. Some committees, what they are saying, that part, and our honorable home minister will be giving certain quotes. So this can be taken and can be used. So this will make a good internal security answer, and some ready-made diagrams we should have in hand where we can draw and then show this part is the red corridor, or this we are having insurgency from here, and that will make a very good decent internal security. तो मित्रों, GS3 की बहुत इंसाइटफुल स्ट्रेटेजी टॉपर्स में हमें दी. अच्छा, तो मेरा ये सवाल विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स है, क्योंकि एथिक्स इज एक्चुअली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. एक तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस आते हैं कोटेशंस में, एक साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, वो एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस के केस के ऊपर, और तीसरा पब एड गवर्नेंस का थोड़ा मिक्स लेके सिविल सर्वेंट वाला जो पार्ट आता है वो क्वालिटी. एंड देन उसके बाद ये तो थियरी हो गया, एंड देन 125 मार्क्स का एक पूरा केस स्टडी है. तो मतलब हाउ, और उसमें भी फिलोसफिकल में भी बहुत सारे वो पुराने लीडर्स के कोट्स आ जाते हैं, कुछ अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में या जीएस पर में पढ़े थे. तो मतलब हाउ, व्हाट वाज योर अप्रोच इन डीलिंग विद एथिक्स? Sir, for ethics particularly, I focus on section A more than case studies, sir. Okay. Because from what I interacted with seniors, they told me that even if you leave a part in case study, it is fine, but section A is more important. Right. And the mistake that people generally do is they start with case studies and they lose out on 2 or 3 questions in section A, which is a mistake that people shouldn't do. So the first thing is that we should focus on section A. And the second most important thing is to try to make an answer more ethics-based answer, because as you said, there are questions on governance, and it is very easy to write a GS2 answer here. Right. So how should I write a ethical answer? That becomes more important. So for this, I had again a set template where I will bring in a Western philosopher and Indian philosopher. Okay. If you don't think that I should bring a Western philosopher, you won't be writing it over there. Right. So a person should think actively in this template format. Okay, I've now written a point. In this point, I should quote a Western philosopher. Yes, Oh yeah, please. I should quote in the next point. I should quote an Indian philosopher. So, and then third would be my mythology. I will be bringing in mythological characters, what they did, and relate it, because it is important that we know what was ethics in our tradition as well. So that also I will bring in. So this was a set template that I had, and in some questions they won't ask about the civil services aspect directly. Let's say there's a question on attitude. Even in that question, I will try to bring in the civil service aspect of how attitude helps in civil services, because ultimately the ethics exam is for civil services. So I will use that. So this was a template that I followed in section A's. And secondly, in the early papers, what I used to observe is कि they used to ask direct definitions around. Okay, भाई accountability है, integrity है, honesty और integrity में क्या फर्क है? Yeah, what is call of conscience and many other things around.
So you had a set template of the keywords around, yes, ऐसा कुछ? Yes, sir. That is the basic that everyone starts with. Having a definition for everything that is there in the syllabus. And another template is to use. Now they're not asking directly Yeah, these yeah. words. So, but it is our responsibility to use these words in the answers, the values, because that is what makes your answer again ethical. So I actively use these values as well, sir. So this is how we should make our answer more ethical, and it can help us to cross 130. And for the facts around, you were quoting, say for example, there was a question a few years back, how will you define happiness around? So it was very subjective, right? Okay, not given. So if you are supposed to write this kind of answer, will you quote philosophers, Indian or Western? No, there it is up to us, sir. Right. I think that is why I like ethics paper a lot, because Right. it shows us to the Exactly. exam. True personality of True personality comes out, and if the true personality comes out, the obviously the answer will also look good. So creativity is rewarded a lot in ethics. जी चितवन साहब कंटिन्यूएशन में एक प्रश्न है जो मैंने चितवन साहब को पूछा था सोशियोलॉजी के बारे में कि अगेन कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा है कि नाउ फिलोसॉफी इज वेरी हेल्पफुल इन एथिक्स तो यू शुड टेक इट। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कितना हेल्पफुल है, और जो सर ने बताया उसके बियॉन्ड आप कुछ और इंसाइट्स देना चाहे जो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से जीएस के बच्चों को दे सकें। To be honest, philosophy is a bit helpful in ethics and essay. That is a thumb rule. But the thing is कि 20 questions हैं ethics के और केस स्टडीज भी हैं। जब सब कुछ मिला के एथिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फिलोसोफर्स लिख पाओगे एक्टिवली फिलोसफी का बनना होने के बावजूद, क्योंकि इफ़ यू राइट मोर एंड मोर फिलोसोफर इट सीम्स लाइक यू आर जस्ट राइटिंग फिलोसफी इज नॉट द आंसर। तो 5-6 फिलोसोफर्स तो कोई भी याद कर सकता है, 5-6 फिलोसोफर्स तो आपको पता होंगे, डेकार्ट, एरिस्टोटल, स्पेनोजा, इंडियन फिलोसोफर्स हुए, वेदांता, हिंदुइज्म सबको पता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। थिंग इज इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि अगर आपके पास फिलोसफी नहीं तो आप एथिक्स के आंसर नहीं लिख पाओगे, बिकॉज इसके पास फिलोसफी ऑप्शन नहीं था बट स्टिल इसके मार्क्स मेरे एथिक्स से ज़्यादा है। तो द थिंग इज इट सर्टेनली गिव्स यू एन एज बट इट इज़ नॉट ए मस्ट हैव फॉर इट। इट डज ऑलवेज गिव यू एन एज बट इट इज़ नॉट से नॉन नेगोशिएबल। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज ऐसे, जैसा कि टॉपर्स ने शुरू में ही बताया कि ऐसे के अंदर मार्क्स मेक इट ब्रेक इट करता है, रैंक अच्छा आएगा कि नहीं, इंटरव्यू कॉल अच्छा आएगा कि नहीं। पहले था कि कुछ आप थीम्स आइडेंटिफाई करके जाते काम हो जाता, आजकल ये हो रहा है कि सेक्शन 2 हैं और एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें लगभग चारों ही ऑप्शन या प्रश्न फिलोसॉफिकल निबंध होते हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने इस निबंध के पेपर को कैसे अप्रोच किया, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किया, आप कुछ बता पाएं? सर एसे का फर्स्ट थिंग तो ये है कि वहाँ पे टाइम की कमी नहीं होती है। तो सर पहले मैं क्या करता हूँ कि जब भी ऐसे देखता था तो देयर आर 4 क्वेश्चंस इन फर्स्ट सेक्शन एंड देन 4 टॉपिक्स इन सेकंड। तो पहले सर एक गुड एसे का चॉइस ज़रूरी है ऑन टॉपिक विच मुझे लगता ना हो कि ये मतलब अच्छा है, बट ऑन द टॉपिक जहाँ पे मैं लिख सकूँ, वेयर आई हैव कंटेंट। तो सर सबसे पहले मैं अब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में वो डिसाइड करता था कि विच टॉपिक आई विल यूज़। उसके बाद सर आई यूज़ टू ब्रेनस्टॉर्म कि मैं कैसे अपने एसे को फ्रेमवर्क को लगाऊंगा या कैसे उसमें मेरा फ्लो होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करता था। उसके बाद सर एक होता है सर कि पहले हम लोग पेस्टल अप्रोच यूज़ करते थे, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल। तो फिर मैंने वो यूज़ किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट दैट उतना वो वर्क नहीं किया। तो सर इस बार का मेरा अप्रोच ये था कि जैसे मैं कोई भी टॉपिक ले रहा हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं स्टार्ट करूँ एक रिलेटेबल एनेक्डोट से। सर जैसे एक स्टोरी आई कैन रिमेंबर दिस टाइम आया था कि अ डर्टी वाटर और मडी वाटर इज बेस्ट लेफ्ट बाय लिविंग इट अलोन, क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। तो उसमें सर आई कुड रिलेट इट विथ द स्टोरी फ्रॉम महाभारत आई रोट अबाउट अश्वत्थामा स्टोरी कि हाउ ही वाज लेफ्ट अलोन टिल द एंड ऑफ द टाइम। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर सर सेकंड थिंग विच आई फेल्ट वाज कि जो हमारा एक पैराग्राफ है और सेकंड उसके नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, वो ये ना हो कि सर 2 अलग-अलग आइडियाज़ हों, एक रिलेटिबिलिटी होनी चाहिए सो दैट कि जब कोई पढ़ रहा है तो उसको लगे कि हाँ आइडियाज़ आर चेंजिंग ग्रेजुअली नॉट ड्रास्टिकली। तो सर जैसे मैंने यदि कहीं पे कोई विमेन के ऊपर पैराग्राफ लिखा कि लाइक दिस इज व्हाट इन द विमेन आर गेटिंग थिंग्स, तो अगर मैं उसके बाद सर स्विच कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट, आई एम गोइंग टू अनदर एग्जांपल, सपोज सर सोशल या इकोनॉमिक्स में, तो मैं वहाँ पे करूँगा कि हाउ नाउ विमेन्स आर गेटिंग एम्पावर्ड इन इकोनॉमिक्स एज वेल, और पॉलिटिक्स में उनको कैसे रिजर्वेशन वगैरह मिल रही है। तो फिर वैसे मैं ग्रेजुअली अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच करूँगा। फिर फाइनली होता था सर कि मैं पैराग्राफ्स में लिखता था, इन 1 पेज आई यूज्ड टू राइट लाइक 2 to 3 पैराग्राफ्स।
एंड देन आई ट्राइड कि मैं सिर्फ एग्जांपल्स ना लिखूं, आई कुड राइट समथिंग लाइक मैं जो उन्होंने बात कही है उसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं, अपने आइडियाज दूं एंड देन प्रूव इट यूजिंग सर्टेन एग्जांपल। और सर लास्ट में मैं हमेशा एक कोशिश करता था कि जैसे मैंने पॉजिटिव डाले, नेगेटिव डाले, बट एंड कभी नेगेटिव पे ना हो। तो मैं क्या करता था कि जहां से मैंने ऐसे को स्टार्ट किया है मैं एंड भी वही करूंगा कि लाइक वी हैव सीन दैट दिस हैज समथिंग हैपेंड, तो इन द फ्यूचर ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो सर होती है थेसिस, एंटीथेसिस एंड फाइनली सिंथेसिस, तो वो आइडिया मैं यूज करता था इन माय एसे। डॉक्टर साहब Sir, the pestle approach is not working anymore because pestle approach mein what people are doing are they are what he said, they are just giving examples. So we should expand on the ideas more. So I think we should bring and think originally and bring in ideas, and some pop cultural references should be brought in, which is basically from your movies, books. I think that works. So for example, there was a essay this year, Life is a Journey. So for that I talked about Life of Pi. Then there is a movie called Forrest Gump. So all these I was able to write, and this will make the examiner look at our essay a bit differently from the 5-6 essays that he's correcting that day, sir. So bringing in active examples from movies and books, this also helps, and moving away from the pestle approach also helps. चितवन साहब So, sir, I think there are two kind of people, two poles. One who are naturally good writers, one those who are not. I was somewhere in between. I'll tell you what I did. I just hold on to ChatGPT for my entire essay preparation. I identified a few themes. One, philosophy as it's my optional, literature, psychology, pastel के themes, international relations, some current affairs, movies, songs. ये 8 चीज़ें मैंने उठाई और इन सब में मैंने 5 रेडीमेड पॉइंट्स बना लिए। फॉर एग्जांपल फिलोसफी, यू हैव जैन फिलोसफी, बुद्धिज्म, ये बेसिक फिलोसफी है। क्योंकि मैं फिलोसफी का बंदा था तो मेरे को डेकार्ट्स, स्पाइनोजा सबके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पता था, तो मैं 5 फिलोसोफर्स याद करके गया। उसके बाद आई टुक अप 20 to 30 कोट्स, मैंने उनको याद किया ऐसे, एथिक्स और थोड़ा बहुत जीएस में लिखने के लिए। अराउंड 20 कोट्स मैंने याद किए। उसके बाद अ फ्यू स्टोरीज मैंने रियल लाइफ और कुछ मैंने फिक्शनल, दोनों चैट जीपीटी से बनवाई, उनको याद किया। 2-3 गाने याद किए, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश के। इन सबको मैंने याद किया। अब मेरे दिमाग में ये सब है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे का टॉपिक चूज किया। आई हैव एग्जाम्पल्स, आई हैव फ्लारी वर्ड्स, I have quotes, I have the anecdote. Now just I have to pick one from both of that there, and I have to divide. इसमें मैं ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा. This is my say brainstorming. मैंने यहाँ divide कर दिया. I have my content which will give me marks now. Now all I have to do is to be argumentative in the essay. Where people tend to fail in essays, they try to write examples and points like a GS answer in a paragraph. But in essay you have to be argumentative. आपको थोड़ा सा what we say बाल की खाल निकालनी पड़ी। तो अब मैं उस चीज़ को पकड़ता था और उसको रेखता जाओ, उस चीज़ को पकड़ो, उस पर और लिखते जाओ। अपने ऐसे को कम से कम 3 से 4 सब हेडिंग्स में डालो, स्कोप सेटिंग करो खुद के लिए भी और ऐसे रीडर के लिए भी। इन दिस ऐसे विल टॉक अबाउट दिस, विल टॉक अबाउट दिस, विल टॉक अबाउट दिस, और इससे एक आपका ऐसे स्ट्रीमलाइन रहेगा। सेकंड इज मेरे हेडिंग्स जो भी होते, सब हेडिंग्स जो भी होते थे, मैं थोड़े से अनकन्वेंशनल लिखता था। टेस्ट सीरीज में मेरे को हमेशा लिख के दिया दिस इज नॉट व्हाट हेडिंग इज सपोज टू लुक लाइक, बट आई केप्ट ऑन इट। मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन मेरा टॉपिक था, मैंने लिखा हेडिंग में, उस पर छोटा सा क्लाउड बनाया और छोटी सी एक कार बना रही नीचे। आई डोंट नो वहाँ नंबर मिले या नहीं मिले, ऐसा आई थिंक इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी एंड अ फिक्स सेट ऑफ नॉलेज। वहाँ पे टाइम होता है बट इतना नहीं होता कि आप सोच पाओ। क्रिएटिव चीज़ आप घर से सोच के जाओ, वहाँ पे टॉपिक उठाओ, आर्ग्यूमेंट्स लिखो एंड प्रेजेंट इट इन अ एज गुड वे एज पॉसिबल। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर एसे। जी, नाउ वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहला जो बहुत कम लोग फेस करते होंगे लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, सर ये जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं इंग्लिश और दूसरा अपना प्रादेशिक भाषा, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल आदि, एनी टिप्स, हाउ डिड यू प्रिपेयर, हाउ मच टाइम यू स्पेंट? Sir, it is very important that we do it because I know of a person who couldn't clear the language paper. And the unfortunate thing is, none of the papers are corrected even. So we don't even get to know how many marks you're getting in the other papers, which is very unfortunate. So I spent at least 3-4 days before that language paper. I spent, sir. I gave the exam in Delhi, so I called my parents to Delhi. And with them, I sat and did Tamil because Tamil is something, the grammatical Tamil is something that we don't use regularly. So we need to prepare for that. So I sat and did it. And a Tamil paper particularly is a bit on the difficult side. You have to do the grammar part properly before and go. So I did that. I practiced for it. At least for 3-4 days I did it before the exam.
सर भाषा के लिए हिंदी मेरे सर हिंदी और इंग्लिश थी। तो सर हिंदी में मैंने ये किया कि निबंध लिखने होते हैं। तो मैंने सर निबंध के लिए थोड़ा, क्योंकि वी फॉरगेट आफ्टर, क्योंकि बहुत दिनों से हिंदी लिखने की उतनी आदत नहीं है, तो थोड़े कुछ वर्ड्स वगैरह को लिखने का कि कैसे लिखना है उनको, मात्राएँ, हर्षिकार, दीर्घिकार, दिस थिंग, उनको देख लिया। फिर सर कुछ जो पर्यायवाची होते हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, उनको देख लिया कि वो ग्रामर्स में जो फ्रीक्वेंटली मुहावरे बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर मतलब ग्रामर से मैं 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, निबंध में कर लूँ, फिर सर जो प्रेसी राइटिंग होती है वो चीज़ डूएबल, वो कर सकते हैं हम लोग। फिर कॉम्प्रिहेंशन सर मैंने उसमें कुछ नहीं किया, जो कॉम्प्रिहेंशन में जैसे वर्ड्स दे रखे थे तो उसको वैसे ही आंसर में डाल दिया। तो सर यही था मेरा कि जो पीवाईक्यूज़ रहे हैं, उनमें देख लो कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। उन क्वेश्चन्स से रिलेवेंट जो भी टॉपिक, मतलब उन टॉपिक से रिलेवेंट पीवाईक्यूज़ 2-3 सॉल्व कर लो, कुछ पर्यायवाची ग्रामर्स पढ़ लो, और देन आई वेंट एंड जस्ट राइट। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या नेक्स्ट पेपर को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है, और अगर हाँ तो ऐसे कौन से 5 एक टॉपिक आप प्रिडिक्ट करेंगे कि ये हो सकते हैं, आ सकते हैं 2026 मेंस एग्जाम में? सर जो करंट ओरिएंटेड पेपर्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस में एज़ वी वर टॉकिंग, तो मिडिल ईस्ट इज़ हाईली लाइकली कि वो पूछा जाए। फिर जो डिसरप्शन है वर्ल्ड का, वो क्रिटिकल मिनरल्स पे इट इज़ हाईली लाइकली कि क्वेश्चन आ जाए एनवायरनमेंट को लेके। सर फिर साइंस एंड टेक में अगेन यदि कोई हमारी ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट आता है, पर्टिकुलरली सर नैनो टेक्नोलॉजीज़, बायोटेक्नोलॉजीज़, ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहती है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सर ज्योग्राफी में जो सर रीसेंट इवेंट हुए हैं, जैसे कहीं वॉल्केनो हुआ, लैंडस्लाइड, कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है, तो ये जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं ज्योग्राफी में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। I think AI will be a prominent theme because of the Delhi AI Summit. So I think that will be asked for sure this year, sir. And Middle East for sure will come. And I think it will be repeated in all 3 as well, because this year the USA protectionism because of President Trump was repeated in all across 4 papers it was there. So I think the same thing will happen. And it is relevant to look at the ethics part of the events as well, because now even in ethics they're asking some current affairs. Like in ethics this year there was a question, war is a diplomacy by other means. So critically analyze this statement using current context. We have to write current examples of the international affairs. So even for ethics, I would advise them to look at current affairs from an ethical perspective as well. इरफान साहब, It is, sir, it is quite possible to predict questions throughout the GS. The 1 में थोड़ा tough है, but 2, 3, 4 में it is easy. ये you'll say judiciary news में रहता है, इलेक्शंस हो रहे हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कैलेमिटी अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ होती रहती है, तो डिजास्टर में उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज़ समवट ईजी। आप मेंस के जो भी पीरियड ऑफ टाइम है उसके पीछे के ऑलमोस्ट 2-3 महीने अगर देखोगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिपीटेटिव थीम्स। उस पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर। सर विमेन एम्पावरमेंट, ई गवर्नेंस, लाइक एवरी ईयर और एवरी अल्टरनेट ईयर इन पे आता ही है क्वेश्चन, तो दीस टॉपिक्स शुड पीवाईक्यू एनालिसिस करके और करंट अफेयर देख के And polity mein delimitation is in news now. SIR was there. And Pasta questions will be there from this. So anyone can predict the E series. Yeah. मित्रों, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय लर्नर्स मेंस एग्जाम के लिए जो टॉपर से वो पूछना चाहते हैं। जी बताइए। सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, तो इससे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपको क्या लगता है कैसे इम्प्रूव हो सकती है? हैंड राइटिंग बेकार है तो मार्क्स पे ऐसे जितना कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपकी हैंड राइटिंग फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त की हैंड राइटिंग बहुत छोटी थी, उसकी वर्ड्स रीडेबल नहीं थे, तो आई सजेस्टेड हिम कि वो लाइन स्पेसिंग बढ़ाए या आप डायग्राम्स और स्कीमेटिक्स में लिखो, तो देन योर फॉन्ट विल बी मोर रीडेबल। मतलब improving your handwriting over a period of less time is not possible, but if you have time, if you are appearing in later attempts, you can purchase a cursive writing book. It will help for sure. And if not, then you can just try to be more presentable with whatever handwriting you have right now. डॉक्टर साहब, देयर इज अ स्टीरियोटाइप दैट डॉक्टर्स डू नॉट हैव गुड हैंडराइटिंग, तो आपका क्या है अनुभव? My handwriting is also not that good. But in my opinion, even if your handwriting is not good, what you should be doing is you should improve your presentation skills. So using diagrams or schematics, I'm saying what he said only. Like improve your presentation rather than focusing on the handwriting. Even if your handwriting is a bit unreadable, if your presentation is good,
if you have properly structured the answer, then it would be a better way to get marks. मेरा यही मानना है कि हैंडराइटिंग को इटैलिक या फिर कर्सिव में लिखने की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो भी हम लिख रहे हैं दैट शुड बी रीडेबल, उसको जो इवैल्यूएटर है पढ़ के समझ पाए। तो इफ़ दैट इज़ देयर देन दैट इज़ फाइन। सर आपको क्या लगता है बुलेट्स पॉइंट्स पे लिखना बेटर है या पैराग्राफ में लिखना बेटर है? In my opinion, we should be writing in points because now the trend is going like that, where everyone is writing in points, and the higher the number of points that you write, the better marks that we get, is what I feel. So I think writing in points is much better than writing in paragraph. एंड दैट व्हेन यू राइट इन पॉइंट्स तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपके कंटेंट को लगता है देखने से कि यू हैव रिटन मोर, एंड वो जो भी आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं वो अलग से हाईलाइटेड हो जाता है। तो देन इवैल्यूएटर डज नॉट हैव टू फाइंड इट इन पैराग्राफ। तो आई आल्सो प्रेफर्ड कि मैं पॉइंटर्स में लिख सकूं या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन Exactly, and I followed like 10 points for a 10 marker minimum and 15 points for a 15 marker. बट आइड से डू वट एवर हार्ट सेज, क्योंकि वहाँ पॉइंट्स सोचने बैठोगे और टाइम निकल गया तो वैसे भी मार्क्स नहीं आएंगे। सो यू कैन डू अ मिक्स मैच ऑफ बोथ, वट एवर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन यू थिंक यू कैन बेटर प्रेजेंट विथ, यू कैन गो विद एनी। आई माई सेल्फ रोट at least 2 answer in every GS paper this year in paragraph. It's okay. सर इसमें फॉलोअप में ये सवाल है कि ब्लू और ब्लैक पेन हम यूज कर सकते हैं, तो मतलब हेडिंग ब्लैक से करें, बाकी ब्लू से लिखे, अंडरलाइन एक पेन से करें, कलर दूसरे से करें, इसमें से आपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए? I did this, and I'm saying it is a huge risk that I took. I decided on the day of the exam, after I got the GS1 paper, I looked at it and I felt it is a bit doable paper comparatively. So I thought, okay, let me try this black blue thing, and I was lucky to complete the paper, but I didn't do it for GS2, GS3, and GS4. So if your writing speed is not good, you should not do it at all. My writing speed was good, and luckily GS1 was a bit easier this time. So I did this black and blue thing for just that paper. तो मेरी तो हैंडराइटिंग स्पीड ही काफ़ी कम थी, तो मैंने जो पूरा मॉक लगाया था सिमुलेटर्स उसका यही था कि मैं किसी तरह पेपर कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं पेन बदल नहीं पाऊंगा आंसर लिखने के वक्त। तो इसीलिए मैं बस ब्लू जेल पेन से आंसर 1 to 20 लिखता था। I'll tell what I did. ऐसे में टाइम होता है तो ऐसे में हेडिंग्स या जो भी सब हेडिंग्स में डालता था मैं ब्लैक पेन से करता था, और थोड़ा भी टाइम बचता था तो आखिरी में जो कोट्स हैं ऐसे के अंदर जो मैंने लिखे हैं उनको हाईलाइट करता था। बट जीएस में मैं एक पेन से अपना पूरा आंसर कंप्लीट, पूरा पेपर कंप्लीट करता था, और अगर मेरे पास लास्ट में 1-2 मिनट मिले के ऊपर मैं ब्लैक पेन चलाता। दैट इज व्हाट आई डिड। थर्ड क्वेश्चन। सर ये टॉपर्स बोलते हैं कि हर आंसर में डायग्राम बनाना है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं और ये कंपलसरी भी है क्या? In my opinion, it's not compulsory, but it again depends on the subject. For example, if it is a geography answer, then I think diagrams are a must for geography. Drawing maps is a must for geography because obviously a geography professor is going to correct, and that bias will be there. If a person has drawn maps, obviously they will get more marks. So it depends on the subject in which they are asking. For and my optional anthropology, diagrams is necessary there. So it depends on the subject, is what I would say. मेरा भी यही था कि मैं यही कोशिश करता था कि यदि मैंने कोई थीम्स को पढ़ा हुआ है, उसमें मेरी प्रैक्टिस है, और यदि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बनाने का स्कोप है, जैसे यदि कोई सर आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है तो मैं स्तूप को दिखा दूंगा, या फिर मैप तो मतलब बनाना कंपलसरी है, बट या फिर सर कहीं पे यदि वो स्कोप नहीं है तो थोड़ा सा मैं वो हब एंड स्पोक करके थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दूंगा। बट सर इट इज़ नॉट फिजिबल इन ऑल द क्वेश्चन। यदि 20 में से 7-8 क्वेश्चन में भी ये हो पाया है तो दैट इज मोर देन इनफ। डायग्राम का बस एक काम है, इट गिव्स यू एज ओवर द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड बैक ऑफ यू, क्योंकि इफ यू राइट इन पैराग्राफ्स और पॉइंट नो मैटर व्हाट, योर कॉपी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम विल लुक मोनोटोनस। अगर कोई डायग्राम बना दोगे, कोई स्कीमेटिक बना दोगे, तो इट विल बी जस्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स बिकॉज चेकिंग इज जस्ट take subjective or comparative from one who's sitting in front of you and back. That is the actual use of diagrams. We'll try to make it in 20 in the say practice sessions, then only you will be able to do it in 5 questions there. That is the thing. फोर्थ क्वेश्चन। सर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन पता नहीं है, जैसे साइबरड्रोन प्रोजेक्ट हो गया या फिर मैकब्राइड कमीशन हो गया, तो मैं अटेम्प्ट करूँ या छोड़ दूँ? और जो जीएस के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी भी है? I think we have to attempt all the 20 questions. Even if it's a question that we don't know anything about, we at least have to try to write something over there. Because ultimately the selection is about 1 or 2 marks. I've seen a lot of people losing out on the final list by 2 marks, 3 marks, losing out on a service
because of 1 mark, 2 marks. So even if you, let's say, write something, because we are in this journey for at least 2 years. So we will be knowing at least something regarding to what is being asked. So if we write something regarding that, then obviously the examiner will appreciate it. Okay, that at least he has tried the same thing that he told, compared to the person sitting in front or back. If they are leading a question and you have tried to write something there, then you will get those 1 or 2 marks, which will ultimately help you in the final list. You know cyber, you know dome. You're writing a mains exam, you studied for prelims. Write whatever you can. Write in paragraphs. Draw a cyber dome. Draw a dome. Take half a page there. Just give something for the checker. जीरो तो नहीं दे सकते हो अगर आप कुछ भी लिख के आओगे. एंड मैं भी इसी में ऐड करना चाहूँगा कि वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस. पेपर जो ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं, स्पेशली सर GS 3 में, सर 23 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो एम्प्लॉयमेंट मेथड का क्वेश्चन आया था. हवा भी नहीं थी मुझको क्या है, बट वही था सर, प्रैक्टिस की थी. तो जो भी मैंने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए क्वेश्चन में, थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की इन सब हेडिंग्स, और जो भी मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा था मैंने लिखने की कोशिश की. वहाँ पे आप थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दो जैसा सर बता रहे हैं. Don't waste your time in that answer job. Just write it very quickly. Now, just to play devil's advocate, एक गेम खेलते हैं. ऐसे प्रश्न जो पूछे गए थे, उज्जवल साहब एक बार ऐसा पूछा, इस बार बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में क्या बदलाव किए, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, ये पूछते तो आप कैसे लिखते? सर अब जैसे मैंने बजट को यदि रीड किया है तो आई रीड, जैसे इसमें 2-3 कीवर्ड है, LTCG इज अ कीवर्ड, डिविडेंड्स आर अ कीवर्ड. तो सर मैं वहाँ पे उसका एक, पहले तो मैं उनको टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये हमारे गवर्नमेंट हमारे फिजिकल पार्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है. और सर उसके बाद मैं इन दोनों पे एक एक सब हेडिंग बनाता है, LTCG और एक डिविडेंड के ऊपर. और सर उस पर जो भी मुझे ब्रॉड पॉइंटर्स याद आ रहे हैं कि कैसे LTCG विल ट्राई टू, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का एक है कि जो मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट थिंग सर, बट कि दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट सर्टेन थिंग्स कि ऐसा ना हो. तो वो सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ. उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, उसका शेयर मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा. तो यदि सर मैं एक ब्रॉड आइडियाज भी दे दूँ उनके इम्पैक्ट का, तो दैट विल हेल्प. डॉक्टर साहब एक बार कुछ पूछा ज्योग्राफी में, फजोर्ड क्या होता है? फ्योर्ड्स, अरोरा बोरियालिस. हाउ वुड यू गो अबाउट दिस थिंग्स? Aurora, I knew what it means because we frequently see social media and then we see those northern lights that are going on. So I had an idea about it. And fjords, I think they mentioned the country, I think so. So Norway. Norway. So again, like this is what matters. What you learn away from the books is also important. That is why we should not be totally cut out of social media as well. Like anything that we see over there, it can come to help here. So that is the thing that I use. So luckily, these things I could just connect with them, and then I could make up an answer out of it. जो भाई पूछ रहे थे चितवन साहब की यूनाइटेड नेशन के मैकब्राइड कमीशन की महत्ता पर चर्चा करें. तो मेरे को यूनाइटेड नेशन पता है. यूनाइटेड नेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये पता है. मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में लिखूंगा. मैकब्राइड कमीशन मेरे को कुछ भी नहीं पता, पर कमीशन किसी प्रॉब्लम के लिए बना होगा. मैं जनरल पॉइंट्स लिखूंगा. अंडरलाइंग इंटरनेशनल रिलेशन प्रॉब्लम, उसमें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल बैठ नहीं पा रहा अभी, और वीटो का दिक्कत है, P5 में रिफॉर्म चाहिए. जो भी मेरे को UN वर्ड पे आता है और मेरे पास टाइम है, मैं सब लिख दूँ. और उनको ऐसे जेनरिक वे में लिखूंगा कि कोई भी कमीशन बैठेगा तो यही कुछ सही करने बैठेगा, सो दैट चेकर कैन पिक एंड चूज जो उसको अच्छा लग रहा. जो लर्नर्स ये वीडियो देखे, मैकब्राइड कमीशन वाज अबाउट सम फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन वो तो पूछा 80s के जमाने में बना, नेट पे सर्च कर मिले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या आपने बॉडी इंट्रो और कंक्लूजन का फॉर्मेट फॉलो किया? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि दे डू नॉट फॉलो द फॉर्मेट एंड जो याद था वही मतलब लिख के आ गए. I follow the body intro conclusion format because in my opinion that is how you take an examiner through the answer. So I see each question as a journey. So we have to give a bit of an introduction to him. We just cannot give the information to him. So we give a certain introduction to him where he is initiated into the question. Then he reads the answer. Okay, this has happened. Then conclusion should be a forward-looking one. So let's say the question is about writing the disadvantages or negative side of something. So we'll be writing full negativity in the answer. But then your conclusion should be something positive, something which is a way forward. So I thought this way of going about it, intro, body, conclusion, was a very good way to present your answer. The thing is,
इफ यू डोंट राइट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इट वोंट कट योर मार्क्स, बट क्योंकि सब लोग लिख रहे हैं तो द चेकर की साइकी वैसी सेट होगी कि आंसर का फॉर्मेट ये है, एंड इफ यू डोंट राइट इट he or she will think कि इसमें कुछ कम लिखा है. So if there's a question where you think you have more points in body, just write 1 or 2 line conclusion, 1 or 2 line introduction. That's it. But if you don't write it, it will give a negative impact on the psyche of the checker. That is what I think. Yeah, and similarly, in YouTube videos, we use this hook in the beginning so that the person is interested and he watches the entire video, right? So the same thing I use in my answers. I use a hook in the introduction so that the examiner is interested. The same logic. The person sitting in front would have written a bad answer. Someone sitting back would have written a bad answer. But my answer would have a hook in the introduction. So he will be interested to read the answer. So that is the basic. और ये सर ये एक ब्रॉड आइडिया तो ये रहेगा ही सर. मेरा ये रहता था कि इस टेम्पलेट को मैं कभी रिजिड ना करने की कोशिश करूँ. ये नहीं कि हमेशा मैं डिफिनेशन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ. तो मैं क्या करता था कि सर कहीं पे फैक्ट से स्टार्ट कर दिया, कहीं पे कुछ रीसेंट इंसिडेंट से स्टार्ट कर दिया सर. कंक्लूजन भी कहीं पे वे फॉरवर्ड 2-3 पॉइंट्स लिख के एंड कर दिए, कहीं पे छोटी सी लाइन या फिर कुछ कैची स्लोगन्स. तो सर ये मेरा अप्रोच रहता था जी. इसी पर चितवन साहब की कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप, अगर पूछा जाए मतलब पूछा गया कि जीएसटी से भारत को क्या लाभ हुए 150 वर्ड्स, अब उसमें आपके पास तो 15-20 पॉइंट होगी. तो हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशन कि अब मैं क्या फिट करूँ इसमें? इंट्रोडक्शन बॉडी आपने बताया, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पहले मैं डिसाइड करूँ. हाउ विल यू प्रायोरिटाइज? जीएसटी का क्वेश्चन तो वेरी इजी. इंट्रोडक्शन में 2 लाइन का ही लिखूंगा, जीएसटी कब आया और उसका फुल फॉर्म क्या और क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, व्हाटएवर. कंक्लूजन में लिखूंगा कोई भी कोट, अभी मैं कोर्स नहीं भरा शायद, पर कोई कोट सेंड करूंगा. फॉर एग्जांपल जीएसटी विल हेल्प इन क्रिएटिंग वन नेशन वन मार्केट, वन टैक्स. ये खत्म. एक लाइन Some या quote by एक the लाइन वहाँ और बीच में 20 पॉइंट भी लिख सकते. वर्ड लिमिट इज सपोज 150 वर्ड्स, तो कैसे प्रायोरिटाइज आप? वर्ड लिमिट इज आई थिंक अ मिथ थोड़ा सा, क्योंकि अगर 3 पेज हैं और मैं जब प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, जब मैंने वहाँ से वर्ड्स कम कर दिए इंट्रो कंक्लूजन में से, तो मैं यहाँ बढ़ा सकता हूँ. एंड आई डोंट थिंक दे गो बाय द वर्ड लिमिट एग्जैक्ट नंबर. 10-20 वर्ड ऊपर नीचे चल जाते. उसी तरह सर सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है. पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में कुछ पूछ लिया पेट्रियार्की के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, तो आप भावनाओं को कैसे काबू में रखेंगे कि एक तो आपको दूसरों से अच्छा जवाब जानते हैं वो दिखाना भी है, एंड यस यू हैव टू स्टिक टू वर्ड लिमिट. हाउ विल यू? सर मेरा ये रहता था कि मैंने जितने भी थीम्स थे उनके ऊपर सर एक डेफिनेशन बना रखी थी. तो सर इन जनरल मैं सोसाइटी के आंसर्स या फिर उनमें मैं एक डेफिनेशन से स्टार्ट करता था. उसके बाद सर मेरा एक आइडिया रहता था कि मैं कीवर्ड्स यूज़ करूं. मैं पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, बस हर मतलब आइडिया डाल दूंगा वहाँ पे, और उसके ऊपर यदि एक एग्जाम्पल है तो लिख दूंगा. मोस्टली 1 या 2 लाइन में एक पॉइंट में लिखूंगा. उसके बाद ऐसे में 10 मार्कर्स में 10 पॉइंट, और अगर 15 मार्कर है तो वहाँ पे 12 से 13 पॉइंट करके अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर सबके पास सेम बुक्स और स्टडी मटेरियल्स है, तो दूसरों से बेटर मार्क्स कैसे लाए इन द मीन्स एग्जाम? इसके लिए आई विल सजेस्ट कि हमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. क्योंकि सी जो बेसिक मटेरियल है वो सबके पास है, एवरीबडी कैन मेक दैट दाल एंड चावल, बट उसमें हम लोग को थोड़ा सा उसको 5 स्टार प्रेजेंटेशन करने के लिए थोड़ी सी गार्निशिंग करने की ज़रूरत है. तो मेरा ये रहता था कि मैं हर टॉपिक पे कोशिश करूँ कि 1 या 2 कुछ फैक्ट याद कर लूँ. पर्टिकुलरली सर GS3 में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने पड़ते थे, तो मैं फैक्ट्स याद करने की कोशिश करता था, कुछ कमिटीज़ याद करने की कोशिश करता था, और कोशिश करता था कि हर आंसर में मैं कुछ एक ऐसा पॉइंट लिख दूं जो थोड़ा बेटर हो, कुछ ऐसा डेटा हो जो शायद कम लोगों ने लिखा हो, या फिर यदि कोई साइंस एंड टेक की क्वेश्चन है तो उसको डायग्राम बना दूं. तो यदि बाकी लोगों ने जैसा बता रहे थे कि सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने डायग्राम भी लिखा है, आपने कुछ हब एंड स्पोक मॉडल, कुछ फ्लो चार्ट बना दिए हैं, तो उससे आपका आंसर थोड़ा बेटर प्रेजेंट होगा, और उससे मार्क्स थोड़े, अगर हाफ मार्क्स भी हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो 10 मार्क्स हर पेपर में बढ़ जाएगा. There are basically 2 things. One is the knowledge part and the second one is the execution part. As you said, the knowledge part is same for everyone. They're all reading from the same books. So that is why I focus a lot on the execution part. And particularly in these 2 months that is going to be there between prelims and mains, I only solely focus on the execution part, which is what I'll be writing in those 2 pages, or if it is a 15 marker, what I'll be writing in those 3 pages. So that part becomes more important now. How you execute it better, how you present it better, the diagrams that you use, the number of points that you write. So that is why I would say, rather than just reading and gaining knowledge, you should also start focusing on the answer writing part and actively improving on that. सर एक क्वेश्चन है मेरा इसमें.
एज ए लर्नर जब सबसे पहला आंसर आप लिखते हो कोई भी टॉपिक, जस्ट इमेजिन वो सिचुएशन, डेफिनेटली वो 15 से 20 मिनट या हो सकता है 40 मिनट भी गया हो, क्योंकि उस टाइम मेरा थॉट था मुझे बेस्ट लिखना है। उस 40 मिनट्स या 20 मिनट्स के क्वेश्चन के जो आंसर को आपने, रियलिटी तो ये है कि आपको 7 to 8 मिनट में एंड करना है, वो 20 से 8 तक आप वो प्रोसेस मुझे बताओ, क्योंकि आज हर एक एस्पिरेंट जब पहला आंसर लिखेगा ये सब नॉलेज लेने के बाद, डेफिनेटली वो ऐसा नहीं कि 8 मिनट में लिख दे, 15 मिनट 20 मिनट ले भले। और ये बात है कि बहुत नॉलेज है, उसको पेपर में कम करना सबसे बड़ा टास्क। वो मुझे आप वो प्रोसेस बताओ कि वहां तक आप कैसे पहुंचे। सर आपने जैसा बोला, फर्स्ट जब मैं अपना लिख रहा था फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें सर यही हुआ था, मैं 3 घंटे में 15 क्वेश्चन बस लिख पाया था और मुझको यही लग रहा था कि शायद बहुत टफ है। तो उसमें मैंने यही किया पहला कि मैं ये देख रहा था कि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, तो विथ ईच पासिंग टेस्ट मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज को ऐसे एडजस्ट किया ताकि मेरा पेपर, मेरा हर एक क्वेश्चन कम समय में लिख लिया जाए। उसके बाद सर मैंने दूसरी चीज़ जो इंट्रोड्यूस की कि मैं जब अपना पहला टेस्ट लिख रहा था तो उसमें मैं हर पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। बाद में मैंने ये समझा इतने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, थोड़ा इंडेंटेशन को अलाइन करेंगे ताकि पेपर इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, और बस क्विक पॉइंटर्स के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू उनको एग्जाम करते हुए। और सर लास्ट में मैं ये ट्राई करता था कि मैं हर 1 घंटे या आधे घंटे पे टाइम मैनेज करता था कि 1 घंटे में 8-10 मार्कर हो जाने चाहिए, फिर अगले घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो ऐसे मैं मैनेज करता था। There are two things, sir. What he said was the verbosity part. Initially, when we start writing, we tend to write a lot of words in one single point. So that I worked on it a lot, on reducing the verbosity. Yes, what, that, this, all these words we have to reduce so that we just give the crisp point. It should just have a keyword and something explaining it. And that is what we should go. But saying it is very easy, but it takes a lot of time to practice. That is number one. And number two, after a point of time, we get set templates. Like some patterns are there, like civil services बारे में एक like every year they ask one question. So for that I had a set template. So whatever you ask, I will just give that template. So these templates also we start forming. So it becomes easier for us to write the points. So these two things we should work on. जैसा आपने नोट मेकिंग की वीडियो में देखा था, मेरे सारे नोट्स आंसर के फॉर्मेट में थे। मेरी कोई भी नोट की कोई भी लाइन 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं थी, और किसी भी टॉपिक में 5-6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं थे। मेरे को वही याद था तो मैं वही लिखता था। कुछ अब वो EXAMR वाला बहुत ज़्यादा बार-बार जो मल्टीपल यूज नहीं, ये सब बच्चे उसमें बड़े कंसर्निंग रहते कि ये नहीं छोड़ दूं मैं, हेल्पिंग वर्ब में पहुंच जाते हैं वो। हाँ सर, जो वो सारे ग्रामर वाला पार्ट का क्या We should reduce it, sir. Or because essay only, grammar works only in the essay because that is where the English people will be correcting. Other than that, for 1, 2, 3, there is no point in. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैट जीपीटी और एआई मेंस के लिए कितना यूजफुल होता है और उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? So it is very useful in my opinion because for example, we can get good keywords is what I feel. As I said, this is a subject-based paper, GS, right? So for society, we have to give a bit society-based keywords. For geography, we should give the keywords of geography because each section will be corrected by different people. So for this, we can maybe ask AI, give me certain keywords which makes my answer look more geographical or looks like more historical. What should I give as a keyword? So for this aspect, I used it. Particularly in ethics, it comes into play because it is very hard to differentiate an ethics answer from a general GS answer. So I used ChatGPT to get good keywords which I can use. And the limitation of this is I always fact check it once again with a search engine like Google because sometimes the facts that are given by it can be wrong. So I fact check it once and then I add it in my name. So this is the disadvantage. It will be your best friend throughout your preparation, but just don't trust it so much. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आपने मेंस के लिए अलग से नोट बनाए थे? इफ यस, कितने पेजेस के बने थे? मेंस के लिए मैम, क्योंकि बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस गिवन है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, तो मैंने यही कोशिश की थी कि जितने भी वहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं GS 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल में, उन सारे टॉपिक्स के मेरे पास एटलीस्ट 1 और 2 पेजेस में कुछ कंटेंट लिखा हो जिसको मैं एग्जाम जाने से पहले क्विकली रिवाइज कर सकूं, एंड देन वो चीज़ होंगे दैट आई विल रिप्रोड्यूस इन द फाइनल पेपर। तो वहाँ पे जितने कीवर्ड्स हैं उनके लिए अलग से नोट्स होने चाहिए। वही मेरे भी मेंस के नोट्स ओवर अ पीरियड ऑफ माय रिविजन्स कम होते गए थे। आई स्टार्टेड विद द नोट्स ऑफ समवॉट 100 पेजेस, बट एट द एंड डे आई हैड 1 पेज फॉर एवरी GS. दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नोट्स फिजिकल बनानी चाहिए डिजिटल, आपने क्या प्रेफर किया था?
सर मेरा तो यही था कि मैं फिजिकल नोट्स बनाऊं क्योंकि मैं पेन एंड पेपर पे ज़्यादा कंफर्टेबल था और मुझे लगता था कि वहाँ पे तो पेन एंड पेपर पे ही लिखना है, तो इसीलिए मैं यूज़ करता था कि मैं ऑफलाइन नोट्स अपने कॉपी में या फिर A4 शीट्स में लिख पाऊँ। For me, it was a mix. For my ethics, I had digital online notes because it is useful because two of us did it. So we had a common Google Doc. So to update it, it is much better if we do it online. But for some subjects, we can have physical notes as well. So for drawing diagrams, it is better. So for geography, maybe we can have physical notes. So it should be a healthy mix of both these things. Yeah, just choose whatever suits you. There's no thumb rule in it. Digital notes, it is an advantage that you can add anywhere, subtract, just draw a diagram. If you can't draw a diagram, just copy it and paste it. There are few advantages of digital notes because I made everything digital. I can access it anywhere. I'm traveling, I'm here. You can access it anywhere, but it is up to you, whatever you seems. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मेंस के लिए कितने मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए? It depends on when you are doing your mains prep. Between prelims and mains, in my opinion, at least 4 sectional tests for each GS 1, 2, 3, 4, and at least 2 full length tests for each paper. Again, 1, 2, 3, 4. And for essay, at least in these 2 months, you can write at least 6 or 8 essays. So that essay is something which has no cap. The more you write, the more you find time to write, the better your essay will be. So this is the thing that you should do between the prelims and mains phase. One whole test series is fine because number of tests उसमें are very well curated. But you'll have to decide for yourself. अगर आपका content अच्छा नहीं आ रहा, तो you'll have to read more. But अगर आपकी speed नहीं आ रही, you'll have to write more. That's a good. और मेरा भी यही रहता था कि जब जो 80 डेज का गैप है उसमें मैं जब बिगिन करता था तो आई हैड टेकन मॉक टेस्ट, तो मैं वहाँ पे एक दिन में एक टेस्ट लिखता था और जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आ जाते थे तो सर मैं अपने इन अ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में कोशिश करता था कि एक दिन में 2 टेस्ट लिखूं, फिर लास्ट में से एक 2 दिन मैंने 3 टेस्ट भी लिखे ताकि मतलब मेरे जो हाथ और माइंड पूरा यूज टू हो जाए उसके लिए। तो मित्रों, ये लर्नर्स के कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किए. आप जानते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा है कि मेंस के वीडियो पर व्यूज कम आने हैं, और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक टिके रहे थे, दैट मीन्स यू आर अ सीरियस कैंडिडेट. एंड आई एम श्योर कि आप जितना जानते थे उसके ऊपर की एक्स्ट्रा चीज़ है कि अब मैं क्या पॉलिश मारूं. बुक्स तो सबको पता है, रिसोर्सेज सब डाउनलोड कर रहे हैं, वो आज हमें जानने मिला. आपसे हम टीचरों को भी जानने मिला, क्योंकि टीचर का अपना एक आइडियलिज्म होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, BA मास्टर जैसा. हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था. तो मेरी भी लर्निंग रही है, और UPSC को भी बधाइयाँ कि ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुआ है. ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जो स्केलिंग हुआ है इस बार वो अच्छा हुआ है, और इसके चलते मतलब सही में जो होनहार है, अच्छे दिल के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला. तो UPSC को भी बहुत बधाई है. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे और इम्पोर्टेंट सेशंस आपको मिलते रहें. ऑल द बेस्ट. लेट्स क्रैक इट. थैंक यू सर. तो मित्रों, आशा रखते हैं कि टॉपर्स के साथ हुआ ये मेंस का पूरा डिस्कशन आपके लिए उपयोगी रहा था. और 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल पेपर के भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. कंबाइन भी आपको सब मिल रहा है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस. और जो विद्यार्थी 2027, 28, 29 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रीलिम्स और मेंस के हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस. लेकिन ये सारे ऑफर्स जल्दी खत्म होंगे, फिर वापस प्राइस थोड़े बढ़ेंगे. जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग पर आप फोकस कर पाएंगे. बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org. लेट्स क्रैक इट. Unacademy. Let's crack it.